द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम, अध्याय 181। ये वही है। इस समय जोंग हेंटियन के हाव भाव बदल गए जब उसने नौ स्वर्ग संप्रदाय से खड़ी आकृति को देखा। वह कौन है? लिन फैन ने पूछा। वह नौ स्वर्ग संप्रदाय का एक विलक्षण शिष्य है। उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। मैंने उसे पहले एक बार निषिद्ध भूमि में देखा था। वह बहुत शक्तिशाली है। जोंग हेंटियन अब थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने नाम सुना तो उसे याद आ गया। पहला मैच संत संप्रदाय के लिए एक करारी हार था, जिसका संप्रदाय के आभामंडल पर असर पड़ा। जोंग हेंटियन ने शुरू में दूसरे मैच में खुद जीत हासिल करने की योजना बनाई थी ताकि उनकी आभामंडल स्थिर हो सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ भाइयों, मैं नहीं जीत सकता। तभी कियू त्यानरान सिर झुकाए, कुछ उदास भाव लिए हुए वहां आया। वह अपनी हार से साफ तौर पर परेशान था और पहले ही मैच में शिन फैंग से भिड़ने को लेकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। छोटे भाई, खुद को दोष मत दो। इस शिन फैंग का मुकाबला शायद सिर्फ छोटे मार्शल अंकल ही कर सकते हैं। उससे लड़ने का तुम्हारा साहस ही सबसे बड़ी जीत है, जोंग हेनतियान ने कहा। हाँ, कियू त्यानरान ने जोंग हेनतियान की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। बड़े भाई, अगला मैच तुम्हारा है। शुभकामनाएं। जोंग हेंटियन ने सिर हिलाया, उसे इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था। लिन फैन ने नौ स्वर्ग संप्रदाय के पवन मुस्कान आत्मा की ओर देखा। जोंग हेंटियन की वर्तमान ताकत को देखते हुए ये मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल होगा और इसकी संभावना भी बहुत कम होगी। हालांकि पवन मुस्कान आत्मा की ताकत शिन फैंग जितनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह एक दुर्जय व्यक्ति था। धिक्कार है। लिन फैन जितना देखता उतना ही क्रोधित होता। संत संप्रदाय में क्या खराबी थी? दूसरे संप्रदायों की तुलना में वे इतने कमजोर लग रहे थे। हालांकि मी क्योंकी के बारे में सोचने के बाद लिन फैन को समझ आ गया। अगर मी क्योंकी ने कोई गलती नहीं की होती तो वह शायद प्रोडिजी शिष्यों के बीच एक अजेय अस्तित्व होता। यहाँ तक कि शिन फैंग भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। अब जब मी क्योंकी ने गलती की थी और खुद ही वश में हो गया था, तो वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से हरा दो। भाई वोया, हालांकि यह पवन मुस्कान आत्मा मेरे शिष्य जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह हमारे संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। मुझे डर है कि आपके शिष्य की भी हार तय है, लियांग येचू ने मुस्कुराते हुए कहा। वोया ने संप्रदाय गुरु की ओर देखा और देखा कि संप्रदाय गुरु के चेहरे पर सौम्यता और शांति थी, अपने शिष्य के मैच हारने से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। उन्होंने भी आह भरी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह अभी भी अनिश्चित है, भाई येचू। खाई में मत गिरो। यह असंभव है, लियांग येचू ने हाथ हिलाया। इस व्यक्ति को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उनकी साधना से कौन मजबूत था और कौन कमजोर, यह एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाता था। अल्पविराम डॉट। हेंटियन, तुम्हें जीतने का कितना भरोसा है? लिन फैन ने पूछा। 30%। जोंग हेंटियन एक पल के लिए झिझका, फिर आखिरकार उसने अपना सबसे बड़ा अनुमान लगाया। जोंग हेंटियन कोई विनम्र व्यक्ति नहीं था। अगर उसे जीत का भरोसा होता तो वह इतना चिंतित नहीं होता। लेकिन अहम बात यह थी कि उसे अभी सचमुच कोई भरोसा नहीं था। निषिद्ध भूमि में जोंग हेंटियन ने उससे लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने उसे युद्ध करते देखा था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये जूनियर मार्शल अंकल तुम्हारी जीत की गारंटी दे सकता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। हालांकि वह अंतिम था, लगातार 2 मैच हारना अनुचित हो सकता था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें कम से कम ड्रॉ तो चाहिए था। जूनियर मार्शल अंकल, जब तक मैं जीत सकता हूं, मैं कोई भी कष्ट सह सकता हूं। इस समय जोंग हेंटियन ने उत्साह से लिन फैंग को देखा। जब तक वह जीत सकता है, वह कोई भी भारी दर्द सह सकता है। लिन फैन ने जोंग हेंटियन के दृढ़ चेहरे को देखा, अंत में सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाया। आओ आओ, हमें घेर लो। हालांकि अन्य प्रोडिजी शिष्यों को जूनियर मार्शल अंकल लिन का आशय समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने अंततः उनके आदेश का पालन किया और लिन फैन और जोंग हेनतियान को घेर लिया ताकि बाहरी लोग अंदर क्या हो रहा है यह न देख सकें। इस समय लिन फैन ने अपनी आस्तीन फाड़कर कहा, लो इसे अपने मुंह में डाल लो, चिल्लाओ मत। इस समय लिन फैन अपने ही लोगों को बेरहमी से निशाना बनाते हुए उत्पात मचाने के लिए तैयार था। क्रॉच किकिंग फुट के 2 प्रभाव होते हैं, पहला व्यक्ति को तुरंत अशक्त कर देना और दूसरा एक कम गंभीर प्रहार जो प्रतिद्वंद्वी को उन्माद की स्थिति में डाल देता है, जिससे उसकी पूरी शक्ति प्रकट हो जाती है। हालांकि ये दोनों प्रभाव अलग अलग हैं, दर्द लगभग एक जैसा ही है। जोंग हेनतियान ने जूनियर मार्शल अंकल लिन के गंभीर भाव देखे, कुछ गहरी सांसें ली, आस्तीन को अपने मुंह में ठूंसा और फिर जोर से सिर हिलाकर जूनियर मार्शल अंकल लिन को आगे बढ़ने का संकेत दिया। तारानकन 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 तारानकन, लिन फैन ने कहा। जोंग हेंटियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने पैर फैला दिए। इस क्षण लिन फैन के हाव भाव अचानक बदल गए, उसकी नज़र जोंग हेंटियन की जांघों पर टिक गई। उसका दिमाग तुरंत घूम गया,
कोण, बल और अन्य कारकों की गणना करने लगा। ज़ोंग हेंटियन के माथे पर पसीने की एक हल्की बूंद टपक पड़ी। ये पसीना दर्द से नहीं, बल्कि उसके अंदर महसूस हो रहे अत्यधिक तनाव से था। उसे नहीं पता था कि जूनियर मार्शल अंकल लिन उसके साथ क्या करने वाले हैं। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वह कौन सा तरीका अपनाएगा। लेकिन जूनियर मार्शल अंकल लिन के गंभीर हाव भाव को देखकर वह जानता था कि यह तरीका आसान नहीं होगा। अच्छा, रुको। इस क्षण लिन फैंग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। सर्वोच्च शक्ति वाला पारिवारिक विनाशक पैर शून्य क्षेत्र की परतों को चीरता हुआ ज़ोंग हेंटियन की जांघों पर जोर से वार किया। धमाका। इसी क्षण एक धीमी सी आवाज गूंजी और ज़ोंग हेंटियन का शरीर जोर से कांप उठा, मानो उसका दम घुट गया हो। ज़ोंग हेंटियन का पहले हल्का गुलाबी चेहरा अचानक लाल हो गया, उसकी गर्दन की नसें उभर आईं, उसकी आंखें खून की लकीरों से भर गईं और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। ज़ोंग हेंटियन ने धीरे से अपने मुंह से आस्तीन निकाली, फिर अपने पैरों को एक साथ किया। उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था, मानो उसके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन एक भी शब्द कहने में उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अच्छा, रुको, इस क्यूई को दबाओ, जल्दी करो और प्रतिद्वंद्वी को हरा दो। लिन फैन जानता था कि ज़ोंग हेंटियन इस समय बहुत दर्द में होगा, लेकिन जीत हासिल करने के लिए उसे इसे सहना ही होगा। कृपया तुम दोनों मंच पर आओ, साधारण बुजुर्ग चिल्लाया। होठों पर मुस्कान और शालीन व्यवहार के साथ पवन मुस्कान आत्मा मंच पर तैरते हुए आए। उनके लंबे बाल लहरा रहे थे, उनका चेहरा सुंदर था और उनकी उंगलियों के एक झटके से उनके हाथ का तहदार पंखा चुपचाप खुल गया। इस मुद्रा ने अनगिनत लोगों को हीनता का एहसास कराया। यहाँ तक कि संत संप्रदाय की महिला शिष्याएं भी, हालांकि उन्हें अपने संप्रदाय का उत्साहवर्धन करना था, पवन मुस्कान आत्मा से मोहित हो गईं, जो एक पुरुष देवता की तरह थे। कितना सुंदर युवक है। मंच पर बैठे लू मिंग्यांग खुद को रोक नहीं पाए और बोले। ये सुनकर लियांग येचू मुस्कुराए। वह हमारे संप्रदाय की आचरण सूची में सर्वोच्च स्थान पर हैं, अनगिनत महिला शिष्याओं के दिलों में आदर्श साथी हैं। उनमें शक्ति और रूप दोनों हैं, एक आदर्श शिष्य। लियांग येचू को इतना आत्मसंतुष्ट देखकर महापुरुष वुया ने लू मिंग्यांग को घूर कर देखा। क्या इससे दूसरों का मनोबल नहीं बढ़ रहा था और उनकी अपनी प्रतिष्ठा कम नहीं हो रही थी? लू मिंग्यांग, वरिष्ठ भाई वुया की निगाहें देखकर असहाय होकर मुस्कुराया। और इसी समय ज़ोंग हेनतियान ने अखाड़े में प्रवेश किया। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। ज़ोंग हेनतियान अपने पैरों को आपस में दबाए, मानो उनके पैरों में कोई समस्या हो, बड़ी मुश्किल से मंच पर आया। उसके हास्यास्पद रूप को देखकर बड़े बुजुर्ग वुया का बूढ़ा चेहरा काला पड़ गया और वह मुश्किल से देख पा रहा था। क्या ही शर्मनाक बात है। संप्रदाय का चेहरा पूरी तरह से उड़ गया था। भाई वुया, इस शिष्य का प्रवेश आसन बहुत अनोखा है, 1000 सालों में एक दुर्लभ दृश्य। लियांग येचू ने जोरदार हंसी के साथ कहा। हा, क्या वह आदमी बीमार है? नौस्वर्ग संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य जोर से हंस पड़े, ज़ोंग हेनतियान की ओर इशारा करके हंसने लगे। इस संत संप्रदाय में सचमुच प्रतिभा की भरमार है। अल्पविराम डॉट। इस समय ज़ोंग हेंटियन को लगा कि केवल अपने पैरों को एक साथ रखकर ही वह अपना दर्द कम कर सकता है। जूनियर मार्शल अंकल लिन की विधि के बारे में ज़ोंग हेंटियन को इस समय तक अपनी जांघों में दर्द के अलावा कुछ भी अलग अनुभव नहीं हुआ था, कोई और अतिरिक्त लाभ नहीं था। लेकिन उसे विश्वास था कि उसके जूनियर मार्शल अंकल उससे झूठ नहीं बोलेंगे। जूनियर मार्शल अंकल लिन ने उससे कहा, जिस क्षण मैं अपने पैर सीधे करके खड़ा हो जाऊंगा, यह आकाश मेरा होगा। ज़ोंग हेंटियन। मार्शल आर्ट्स के मंच पर दोनों प्रोडिजी शिष्य मूल रूप से बराबरी पर थे, लेकिन ज़ोंग हेंटियन की वर्तमान स्थिति ने सभी को चौंका दिया। इस समय पवन मुस्कान आत्मा की वीराकृति ने ज़ोंग हेंटियन को पूरी तरह से कुचल दिया, एक बाल भी नहीं बचा। नौस्वर्ग संप्रदाय में मैंने तुम्हारा नाम सुना है। आप संत संप्रदाय की वर्तमान पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक हैं। पवन मुस्कान आत्मा ने प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही शब्द निकले उसका स्वर बदल गया। हालांकि प्रतिष्ठा व्यक्तिगत रूप से मिलने जितनी अच्छी नहीं होती। ये बेहद निराशाजनक है। तुम मेरे साथ नाम लेने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। विंस्माइल स्पिरिट ने अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से ज़ोंग हेंटियन को अपनी आंखों में बिल्कुल भी न लाते हुए धीरे से खुद को पंखा जलाया। उसकी ठंडी निगाहों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। इस समय ज़ोंग हेंटियन अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल देना चाहता था, लेकिन उसकी कमर में दर्द के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। अगर उसने मुंह खोला तो उसे डर था कि वह बेहोश हो जाएगा। जूनियर मार्शल अंकल लिन का तरीका वाकई बहुत निर्दयी था। अगर उसे पता होता कि यह इस तरह का तरीका होगा, तो वह इतना दर्द सहने के बजाय हारना पसंद करता। ये दर्द न केवल शारीरिक था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। वरिष्ठ भाई ज़ोंग, इसे जारी रखो। इस समय भाग लेने वाले प्रोडिजी शिष्यों ने ज़ोंग हेंटियन का उत्साहवर्धन करते हुए हाथ हिलाए। प्रतियोगिता मंच पर शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, फिर दांत पीसकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। चाहे कुछ भी हो, वरिष्ठ भाई ज़ोंग उनके वरिष्ठ भाई थे। भले ही अब उनकी प्रतिष्ठा गिर रही थी, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि सीनियर भाई ज़ोंग जीत सकते हैं।
मुकाबला शुरू होता है। एक नियमित एल्डर ने जोंग हेनतियान की ओर देखा, बेबसी से आहें भरते हुए। अब संप्रदाय का क्या हो रहा है? क्या इस साल उन्हें सचमुच करारी हार का सामना करना पड़ेगा? भाई वुया, लगता है नौस्वर्ग संप्रदाय इस बार फिर जीत जाएगा, लियांग यीचू ने मंच पर स्थिति को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। वुया कुछ नहीं बोला, उसकी नज़र मार्शल आर्ट स्टेज पर टिकी थी। लियांग यीचू के अहंकार के बारे में उसके पास कहने को कुछ नहीं था। खुद को संभालो। इस समय विंडस्माइल स्पिरिट ने अपना तहदार पंखा बंद कर दिया और अहंकार से जोंग हेनतियान की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी चाल चलो। मुझे डर है कि एक बार मैं कुछ कर दूंगा तो तुम्हारे पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जैसे ही पवन मुस्कान आत्मा ने कहा, संत संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और वे आक्रोश से चर्चा करने लगे। यह आदमी बहुत घमंडी है, शिनफैंग से भी ज्यादा घमंडी। हालांकि आज वरिष्ठ भाई जोंग की हालत अज्ञात है, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई भी घृणा कर सके। वरिष्ठ भाई जोंग हमारे संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे वरिष्ठ भाई जोंग को इस तरह नीचा देखें? वरिष्ठ भाई जोंग, जाओ, इस आदमी को हमारे संत संप्रदाय की शक्ति का पता चलने दो। ... जोंग हेंटियन की लाल आंखें पवन मुस्कान आत्मा को घूर रही थीं। इस समय वह इतना दर्द में था कि उसे कोई और एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि यह आदमी बहुत घमंडी और क्रोधित करने वाला था, फिर भी अपनी जांघों के दर्द की तुलना में उसे अपनी जांघों की ज्यादा परवाह थी। अपना दांव लगाओ, समय बर्बाद मत करो, विंडस्माइल स्पिरिट ने कहा, अपने हाथ पीठ के पीछे करके सीधे जोंग हेंटियन की ओर देखते हुए। खड़े हो जाओ, जल्दी से खत्म करो, इसके बाद और भी कई मुकाबले हैं, लिन फैन ने आग्रह किया। लिन फैन की राय में जिस क्षण जोंग हेंटियन ने धमाका किया, विंडस्माइल स्पिरिट को अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने पहले कभी किसी और को बफ नहीं किया था और जोंग हेंटियन पहला परीक्षण विषय था। उसका मानना था कि सिस्टम से कोई भी चीज़ एक उत्कृष्ट कृति होगी। तुम्हारा साथी शिष्य काफ़ी दिलचस्प है। वह जानता है कि तुम हारने वाले हो और तुम्हें जल्दी से खत्म करने के लिए कह रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। आखिरकार यह कोई शर्मनाक बात नहीं है, विंडस्माइल स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम गलत हो। इस समय जोंग हेंटियन ने एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ कुछ भारी हो गई। विंडस्माइल स्पिरिट के हाव भाव थोड़े बदल गए। जोंग हेंटियन धीरे से कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके पैर थोड़े से अलग हुए और उसी क्षण जोंग हेंटियन के भीतर की क्यूई और रक्त, जो अपनी चरम सीमा तक विकसित हो चुका था, अचानक गर्जना के साथ फूट पड़ा। जोंग हेंटियन के हाव भाव इस समय भयंकर थे, उसकी रक्तरंजित आंखें तुरंत लाल हो गईं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक अतुलनीय पीड़ा अपने चरम पर पहुंच गई। उसके लंबे बाल, जो हवा में लहरा रहे थे, इस क्षण खड़े हो गए। मैं अब और नहीं सह सकता, लड़ो। इस क्षण जोंग हेंटियन दहाड़ा, जिसकी विस्फोटक ध्वनि ने निम्न साधना वाले शिष्यों के मन को झकझोर दिया। लिन फैन मंच पर मौजूद दृश्य को आश्चर्य से देखता रहा और तुरंत अचंभित रह गया। उसने क्रॉच किकिंग फुट से होने वाले प्रहार की इतनी भयंकरता की उम्मीद नहीं की थी। जोंग हेंटियन पहले से बिल्कुल अलग था। ये कैसे संभव है? ऊंचे मंच पर अविश्वास से नीचे देखते हुए लियांग यीचू के चेहरे के भाव बदल गए। अभी कुछ क्षण पहले उस शिष्य से अचानक एक प्रचंड आभा फूट पड़ी। ओह वुया, जिसने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, अचानक चिल्लाया। उसने जोंग हेनतियान में आए बदलाव को पहले ही भांप लिया था। यह आभा कम से कम पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। आओ। इसी क्षण जोंग हेनतियान दहाड़ा, उसके पैरों से एक बवंडर सा उठा। उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया, उसकी जांघों का दर्द उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया था, जिससे वह असहनीय हो गया था। पवन मुस्कान आत्मा का पहले से अलग थलग भाव इस क्षण तुरंत बदल गया। यह पवन मुस्कान आत्मा के बोलने से पहले ही जोंग हेनतियान इसे और सहन न कर सका, अचानक भड़क उठा, उसकी प्रचंड आभा पूरे अखाड़े में फैल गई। मेरी हथेली ले लो। इस समय जोंग हेंटियन कदम दर कदम चल रहा था, हर कदम जमीन से टकरा रहा था और हल्की सी धमाकों की आवाज आ रही थी। सच्ची क्यूई से आच्छादित एक हथेली के प्रहार में एक अजय प्रचंड शक्ति थी, जो पवन मुस्कान आत्मा की ओर बढ़ रही थी। इस समय पवन मुस्कान आत्मा के हाव भाव बदल गए, उसकी सच्ची क्यूई उमड़ पड़ी, सिर के बल, मुझे ये पसंद है। पवन मुस्कान आत्मा ने भी हथेली से प्रहार किया। जोंग हेंटियन से यह परखना चाहती थी कि किसकी ताकत ज्यादा है। लिन फैन प्रोडिजी शिष्यों के बीच खड़ा था, सब कुछ घटित होते देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। परिणाम तय हो गया है, अब और देखने की जरूरत नहीं है। धमाका। एक पल में एक गर्जना हुई। सच्ची क्यूई से संघनित दो विशाल हथेलियां आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली सच्ची क्यूई तूफान पैदा हुआ। बस इतना ही है। इस क्षण पवन मुस्कान आत्मा ने उपहास किया, लेकिन उसी क्षण पवन मुस्कान आत्मा के भाव बदल गए और वह अविश्वास से चिल्ला उठा। ये कैसे संभव है? इस क्षण जोंग हेनतियान का चेहरा लाल हो गया और उसके सिर के ऊपर से सफेद धुएं के गुबार निकल रहे थे। धमाका।
जोंग हेनतियान ने अपनी हथेली घुमाई, उसकी शक्ति अजेय थी। पवन मुस्कान आत्मा का शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह मंच से गिर रहा था। इस क्षण पूरे अखाड़े में कोलाहल मच गया। नौ स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। अभी क्या हुआ था? पवन मुस्कान आत्मा यूं कैसे हार गई? मंच पर मौजूद लियांग येचू भी खड़ा हो गया, अपने सामने के दृश्य को घूर रहा था, स्तब्ध था, यहाँ तक कि दहाड़ना चाहता था। असंभव। भाई येचू, मुझे माफ करना, यह एक छोटी सी जीत है, ग्रैंड एल्डर वुया ने आश्चर्य से हंसते हुए कहा। संप्रदाय गुरु यान ने पूरे समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन वर्तमान दृश्य देखकर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और दर्शक दीर्घाओं में बैठे शिष्यों ने इस क्षण जोरदार जयकार की। हम जीत गए, हम जीत गए, हा, मुझे इतनी आसानी से जीत की उम्मीद नहीं थी। वरिष्ठ भाई जोंग वास्तव में वरिष्ठ भाई जोंग हैं। वह आदमी अभी बहुत घमंडी था, लेकिन क्या वह हमारे वरिष्ठ भाई की एक ही हथेली से उड़कर नहीं गया था? कुछ महिला शिष्यों ने भी तिरस्कार दिखाया, ये सोचकर कि वह अच्छा तो लग रहा था, लेकिन बेकार था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। दूसरा मुकाबला, संत संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य जोंग हेंटियन जीत गए। ... फिर से जोंग हेंटियन ने पवन मुस्कान आत्मा को देखते हुए, जो उड़कर चली गई थी, गुस्से से दहाड़ा। उस एक हथेली ने उसे पसीने से तर कर दिया था। हर हथेली के वार के साथ दर्द कम होता गया, लेकिन अब वह आदमी मंच से उतर चुका था। उसे क्या करना चाहिए था? मंच पर पवन मुस्कान आत्मा ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। जोंग हेंटियन को हैरानी भरी नजरों से देखा। आज तक उसे समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। वह इतनी निर्णायक हार क्यों गया था? यह और जब पवन मुस्कान आत्मा ने आसपास के शिष्यों की आंखों में भाव देखे, तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे लगा थोड़ा अपमानित। आखिरकार जोंग हेंटियन, जो मंच पर जोर जोर से दहाड़ रहा था, लिन फैंग के लोगों ने उसे नीचे खींच लिया। क्रॉच किकिंग फुट के दुष्प्रभाव वाकई बहुत गंभीर थे। यह न सिर्फ क्षमता को उत्तेजित कर सकता था, बल्कि किसी व्यक्ति को युद्ध के लिए भी उत्सुक बना सकता था। नतीजा पहले ही तय हो चुका था, फिर भी वह मंच पर खड़ा दूसरों को उकसा रहा था। उस आदमी की गरिमा कहाँ जानी चाहिए थी? विन स्माइल स्पिरिट के बेजान चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि जोंग हेंटियन ने उसे कितना गहरा धक्का दिया था। सीनियर भाई जोंग, आप कमाल के हैं। जोंग हेंटियन के नीचे गिरने के बाद प्रोडिजी डिसिपल्स ने उन्हें बधाई दी। हालांकि वे पहला राउंड हार गए थे, सीनियर भाई जोंग ने दूसरे राउंड में दबदबा बनाया, एक अंक वापस जीता और सभी का मनोबल बढ़ाया। वहां बैठे जोंग हेंटियन थोड़ा शांत हो गए और लिन फैंग को श्रद्धा से देखने लगे। ये सब जूनियर मार्शल अंकल लिन का ही कमाल है। अगर जूनियर मार्शल अंकल लिन न होते तो शायद मैं उस आदमी को हरा नहीं पाता। अब जोंग हेंटियन ने सोचा कि कैसे उन्होंने मंच पर विन स्माइल स्पिरिट पर अपनी छाती पीटकर दहाड़ा था, और उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सेक्ट में उन्होंने जो छवि इतनी मेहनत से बनाई थी, वह उस पल पूरी तरह से बिखर गई। जूनियर मार्शल अंकल लिन, वह कैसी गुप्त तकनीक थी? जोंग हेंटियन ने हैरानी से पूछा। उसने ऐसी साधना तकनीक के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वह ऐसी युद्ध तकनीकों के बारे में जानता था जिनसे साधना बढ़ सकती थी, लेकिन वे दुर्लभ थीं। साधना करना कठिन था, और उनका संवर्धन प्रभाव निश्चित रूप से उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने अभी अनुभव किया था। यह कोई साधना तकनीक नहीं है, ये तो बस एक विधि है। आपको कैसा लग रहा है? लिन फैंग ने पूछा। बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मानो मेरी सारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई हो, जोंग हेंटियन ने कहा। लिन फैंग को एक सामान्य विचार आया। ऐसा लग रहा था कि संवर्धन के बाद व्यक्ति पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करेगा। उसे बस यह नहीं पता था कि क्रॉच किकिंग फुट खुद पर प्रभावी होगा या नहीं। हालांकि जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, लिन फैंग ने इसे खारिज कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह खुद को लात नहीं मार सकता था। आप सब कैसे हैं? इसे आजमाना चाहोगे? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे जूनियर मार्शल भतीजों की ओर देखते हुए पूछा। ये सुनकर इन प्रतिभाशाली शिष्यों ने तुरंत हाथ हिला दिए। जूनियर मार्शल अंकल, इसे भूल जाए। जीत या हार मायने नहीं रखती, जब तक हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ये सही है। जब तक जूनियर मार्शल अंकल अंत में प्रोडिजीज में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने सबने देखा था कि सीनियर भाई जोंग पहले कैसे दिखते थे। उनके क्रूर भाव ने उन्हें दुविधा में डाल दिया था, और पैरों को आपस में समेटे हुए वह मुद्रा तो और भी असहनीय थी। मैच हारना तो ठीक था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनगिनत जूनियर बहनें स्टैंड से देख रही थीं। वे इस तरह कैसे अपना चेहरा खो सकती थीं? भविष्य में उन्हें कोई साथी कैसे मिलेगा? लिन फैंग ने उनकी ओर देखा, थोड़ा असहाय। वह प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कुछ और प्रयोग करना चाहता था, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। ... बाद के मैचों में जीत और हार दोनों हुई, लेकिन नौ स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों ने बढ़त बनाए रखी।
लिन फैन भी एक बार दिखाई दिए, लेकिन अंतिम परिणाम ये रहा कि लिन फैन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलकर जीत हासिल की। जब लिन फैन मंच पर खड़े हुए तो उनकी भयावह आभा तुरंत प्रस्फुटित हुई। केवल अपनी आभा से ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, जिससे उनमें विरोध करने की इच्छाशक्ति ही नहीं बची। सब कुछ बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चला। अंतिम मुकाबले में केवल 5 लोग बचे थे, नौस्वर्ग संप्रदाय के 3 शिष्य और संत संप्रदाय के 2 शिष्य। भाई वोया, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास ज्यादा संभावना है, लियांग यीचू ने परिणाम से कुछ हद तक संतुष्ट होकर कहा, हालांकि उसकी उम्मीदों की तुलना में अभी भी थोड़ा अंतर था। लियांग यीचू के विचार से इस अंतिम लड़ाई में सभी शिष्य नौस्वर्ग संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए थे। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए नौस्वर्ग संप्रदाय की जीत निश्चित थी। यह जरूरी नहीं कि सच हो, जीतने की संभावना अभी भी कहना मुश्किल है, वोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई वोया, उस शिष्य को देखो, उसके पैर पहले से ही कांप रहे हैं। वह बस अपनी अंतिम सीमा पर है और उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर आप इसे इस तरह से गिने तो ये 3 में से एक है, लियांग यीचू ने हंसते हुए कहा। हे, ग्रैंड एल्डर वोया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने के लिए एक ठंडी मुस्कान का इस्तेमाल किया। ... जूनियर मार्शल अंकल, मुझे डर है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ज़ोंग हेंटियन ने इस समय अफसोस के साथ कहा। अपने जूनियर मार्शल अंकल से वह शक्ति वृद्धि प्राप्त करने के बाद ज़ोंग हेंटियन पूरी तरह से थक गया था। ये पहले से ही भाग्य का खेल था कि वह अंत तक पहुंच गया। सब ठीक है, लिन फैन ने हाथ हिलाते हुए शांति से कहा। ज़ोंग हेंटियन ने जूनियर मार्शल अंकल लिन के शांत भाव को देखा और उसका मन शांत हो गया। जूनियर मार्शल अंकल लिन को इस तरह देखकर उन्हें जीत का पूरा भरोसा होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह खुद इसमें शामिल थे, अब ये बात अप्रासंगिक लग रही थी। इस समय लिन फैन ने नौस्वर्ग संप्रदाय के 3 प्रतिभाशाली शिष्यों को देखा, थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। इस बार स्थिति काफी गड़बड़ थी। नौस्वर्ग संप्रदाय के इन 3 प्रतिभाशाली शिष्यों में से ताकत के मामले में वह उनमें से किसी को भी नहीं हरा सकता था। हालांकि वह अपराजित खड़ा रह सकता था, लेकिन वह अपने विरोधियों को हराए बिना नहीं रह सकता था। बाद में मंच पर आने पर उसे क्या करना चाहिए? इस समय दर्शकों में बैठे शिष्य आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो स्थिति बहुत प्रतिकूल लग रही थी। आपको क्या लगता है कि अंतिम परिणाम क्या होगा? मुझे नहीं पता। नौस्वर्ग संप्रदाय के वे 3 प्रतिभाशाली शिष्य बहुत शक्तिशाली हैं, हमें यह मानना ही होगा। ये सही है। वरिष्ठ भाई ज़ोंग थके हुए लग रहे हैं। अब केवल कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन ही टिके हुए हैं। स्थिति शायद अच्छी नहीं है। वैसे क्या आप कनिष्ठ मार्शल अंकल लिन की साधना जानते हैं? एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मुझे सच में नहीं पता। अल्पविराम। इस समय लिन फैंग को पता था कि उसे कोई उपाय सोचना होगा। अगर उसे उनसे एक एक करके लड़ना पड़ा तो यह वास्तव में अविश्वसनीय हो सकता है। अगर वह सीधे शिन फैंग का सामना करता तो भी वह कोई रास्ता निकाल सकता था। इस समय लिन फैंग आगे बढ़ा, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और नौस्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों को घूरने लगा। शिन फैंग, आप और मैं दोनों ही सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली शिष्य हैं। चलो समय बर्बाद न करें। क्या हम दोनों मंच पर जाकर मुकाबला करें? शिन फैंग ने लिन फैंग की तरफ देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा। जब लिन फैंग ने यह कहा तो नौस्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों को कोई शिकायत नहीं थी। जैसा कि लिन फैंग ने कहा था, शिन फैंग सबसे शक्तिशाली प्रोडिजी जियोंग संप्रदाय का शिष्य था और वे सभी यह बात समझते थे। समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर था कि दोनों मिलकर विजेता का फैसला करें। भाई वोया, आपका शिष्य बहुत चतुर है, मेरे शिष्य के व्यक्तित्व को जानता है, लेकिन इन छोटी छोटी चालों के बावजूद वह बाद में हार ही जाएगा, लियांग यीचू ने कहा। तो बताओ, अगर तुम्हारे दूसरे प्रोडिजी शिष्य मंच पर आ जाएं तो क्या होगा? क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? वोया ने कहा। ... इस समय लिन फैन और शिन फैंग मार्शल आर्ट मंच पर खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। कल का मामला मेरी लापरवाही के कारण था, लेकिन आज तुम सफल नहीं हो पाओगे। शिन फैंग को कल की घटना साफ याद थी, वही बहुत अजीब थी। इसलिए इस बार शिन फैंग दूसरे पक्ष को अपने करीब आने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। अफसोस भाई फैंग, कल की बात के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लौटने के बाद मैंने भी इस पर थोड़ा विचार किया और मुझे लगा कि मैं कुछ हद तक गलत था, लिन फैंग ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हम ज़्यादा बातें बेकार हैं, चलो असली हुनर देखते हैं। सबसे मजबूत प्रतिभाशाली शिष्य का खिताब मेरा होगा, शिन फैंग का, शिन फैंग ने घमंड से कहा। शिन फैंग ने शुरू में सोचा था कि उसकी मुलाकात किसी हमशक्ल से हुई है, उसे भाईचारा महसूस हो रहा है और शायद वे उसके पहले दोस्त बन सकते हैं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसे गंभीरता से नहीं लेगा, जो शिन फैंग को असहनीय लगा। इस बार उसे दूसरे पक्ष को अपना डर समझाना था।
लिन फैन ने शिन फैंग की आंखों में देखा, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उसे गिरा न दिया जाए तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे, और उसका दिमाग तुरंत एक रणनीति के बारे में सोचने लगा। इस बार उसे दूसरे पक्ष को यह समझाना था कि दुनिया खतरनाक है और सावधानी बरतना ही उचित है। इस समय सबसे शक्तिशाली प्रोडिजी युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। अनगिनत शिष्यों ने अपनी सांसें रोक लीं और अखाड़े को गौर से देखने लगे। ये दो असाधारण व्यक्ति अपने अपने संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली प्रोडिजी शिष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा या कौन हारेगा, वे सभी उत्सुकता से भरे हुए थे। उनकी आंखों में दृश्य का पूरा वातावरण अविश्वसनीय रूप से दमनकारी हो गया, मानो अखाड़े में बिजली के दो बोल्ट टकरा रहे हों और एक चौंकाने वाली आभा छोड़ रहे हों। उन शिष्यों के लिए अंकल मास्टर लिन और शिन फैंग निश्चल खड़े थे, निश्चित रूप से आभा में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये युद्ध ड्रैगन टाइगर संघर्ष होगा। लियांग येचू और वुया ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए, बिना पहले की तरह झगड़ते हुए, मानो वे किसी चीज की उम्मीद कर रहे हों। भाई येचू, क्या हम पहली बार इसी अखाड़े में नहीं मिले थे? वुया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। समय सचमुच उड़ जाता है, लेकिन मुझे आज भी हमारी उस समय की लड़ाई साफ साफ याद है। जब मैंने तुम्हें हराया था तो तुम कैसे रोए थे, ये सोचकर बहुत मजा आता है। लियांग येचू ने पुरानी घटनाओं को याद करते हुए कहा। 100 साल बाद भी तुम जिद्दी हो। उस समय किसने किसे रुलाया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? वुया ने उसकी तरफ देखा, कुछ बेबसी जाहिर करते हुए। भाई वुया, बुढ़ापे का नाटक मत करो। अगर उस समय संप्रदाय के नेता यान न होते तो सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में पहला स्थान जरूर मेरा होता, लियांग येचू ने कहा। ठीक है, मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। इस बार तुम्हारा 9 स्वर्ग संप्रदाय हारना तय है। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये सच हो। इस बीच अखाड़े में लिन फैन ने अलग थलग शिन फैंग को देखा। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी। काश, लिन फैन ने इस पर आह भरी। भाई फैंग, संत संप्रदाय और 9 स्वर्ग संप्रदाय मित्रवत संप्रदाय हैं। हम दोनों को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। हालांकि अब लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए कृपया अपनी चाल चलें। हम्फ, शिन फैंग ने ठंडी सांस ली, उसका पूरा आभामंडल उमड़ पड़ा। तलवार के इरादे से बनी लंबी तलवारें अतुलनीय रूप से तेज चमक से चमक रही थीं। सर्वोच्च शक्ति से युक्त 6 लंबी तलवारें शिन फैंग के पीछे तैर रही थीं। लिन फैन एक कदम आगे बढ़ा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, और वह शांति से बोला, चलो। उसका वर्तमान क्षेत्र केवल जन्मजात महान पूर्णता था और उसकी सर्वोच्च युद्ध शक्ति केवल शून्य क्षेत्र की पूर्णता पर ही थी। वह शिन फैंग को कैसे हरा सकता था, जो निम्न दिव्य स्थिति क्षेत्र के उच्च स्तर पर था? हालांकि कभी कभी सब कुछ अनिश्चित होता है। लड़ाई में अक्सर व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर भरोसा करना पड़ता है। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। इस समय शिन फैंग ने अहंकार से उंगली हिलाते हुए कहा। तलवार के इरादे से बनी एक लंबी तलवार उसके पीछे तैरती हुई, शून्य की परतों को भेदती हुई, सीटी बजाती हुई क्षेत्र एक अदम्य वेग लेकर लिन फैंग की ओर प्रहार कर रहा था। भाई येचू, आपके निजी शिष्य की बोध क्षमता वाकई उत्कृष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शून्य क्षेत्र की तलवार अवधारणा तक स्वर्गीय तलवार की साधना कर पाएगा, वुया ने आह भरते हुए कहा। लियांग येचू मुस्कुराया। जरूर, लेकिन उसे अभी और अभ्यास की जरूरत है। उसका क्षेत्र पर्याप्त है, बस अवधारणा की कमी है। तलवार के इरादे से बनी एक लंबी तलवार ने शून्य क्षेत्र में एक तारे की तरह चमकदार और मनमोहक प्रकाश की एक रेखा खींच दी। दर्शकों में बैठे शिष्य भी उससे एक प्रबल तलवार के इरादे को निकलते हुए महसूस कर सकते थे। अंकल मास्टर लिन को क्या हो गया है? वह हिल क्यों नहीं रहा है? इस समय श्रोताओं में बैठे शिष्यों ने आश्चर्य से कहा। जोंग हेनतियान और प्रतिभाशाली शिष्य भी वहां बेचैनी से बैठे थे। उन्होंने शिन फैंग के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अंकल मास्टर लिन अभी भी वहां क्यों खड़े थे? स्वर्गीय तलवार लियांग येचू की गुप्त कला थी, एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त स्वाभाविक रूप से प्रदत्त तलवार तकनीक। 9 तलवारों की सीमा के साथ उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने से शून्य क्षेत्र में 9 लंबी तलवारें एकत्रित की जा सकती थीं। और अब शिन फैंग 6 लंबी तलवारें एकत्रित करके शून्य क्षेत्र तलवार अवधारणा तक पहुंच गया था। इस समय तलवार के इरादे से बनी लंबी तलवार सीधे लिन फैंग की छाती पर निशाना साध रही थी, लेकिन लिन फैंग स्थिर रहा। एक पल में लिन फैंग ने सिस्टम के अनुभव संकेत को नहीं सुना और उसे थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। लिन फैंग ने पीछे हटने का नाटक किया और मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। इस क्षण सभी स्तब्ध रह गए। दर्शकों में मौजूद शिष्य खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकल मास्टर लिन वास्तव में सीधे वार झेलेंगे। संप्रदाय नेता यान, वुया और अन्य लोगों के भाव भी थोड़े बदल गए। तुमने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? इस क्षण शिन फैंग के भाव ठंडे पड़ गए और वह गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो?
लिन फैन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, अपना शरीर सीधा किया और बिना किसी पछतावे के कहा, कल की बात के लिए मैं भाई फैंग से माफी मांगने के लिए एक तलवार सह लूंगा। अलग थलग शिन फैंग भी इस क्षण स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उससे माफी मांगने के लिए सीधे तलवार का वार झेल लेगा। यह भाई फैंग, 5 और तलवारें हैं, चलो। तभी लिन फैन ने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से कहा। उस अफसोस भरे चेहरे ने दर्शकों में बैठे शिष्यों को भावुक कर दिया और 9 स्वर्ग संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों के भाव भी बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति से वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे वह इतना वीर होगा। इस समय शिन फैंग भी थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका अनमोल हथियार, जिसे उसने लंबे समय से संजोया था, इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया है और उसका दिल कठोर हो गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जवाबी हमला करो, वरना अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना, शिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। जूनियर मार्शल अंकल, जवाबी हमला करो, जोंग हेनतियान संत संप्रदाय के विलक्षण शिष्यों की ओर से चिल्लाया। जूनियर मार्शल अंकल, पलटवार करो, संत संप्रदाय के शिष्य भी चिल्लाए। तुमने उनकी बात सुनी, तुम्हारे साथी शिष्य तुम्हें पलटवार करने के लिए कह रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम उनकी बात मानो। वह आखिरी तलवार सबसे कमजोर थी, शिन फैंग ने कहा। लिन फैन वहीं खड़ा रहा, अपना सिर हिलाते हुए। 6 तलवारें, बिल्कुल, भाई फैंग का हथियार मैंने नष्ट कर दिया था और मुझे अपराध बोध हो रहा है, इसलिए मैं माफी के तौर पर भाई फैंग की 6 तलवारें सह लूंगा। अगर मैं मर गया तो यह मैंने खुद पर लाया है। संप्रदाय नेता यान, भाई वुया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लियांग येचू ने इस समय थोड़ी मुश्किल से कहा। हालांकि मेरे शिष्य ने अभी शून्य क्षेत्र तलवार अवधारणा तक ही साधना की है, फिर भी आने वाली तलवारें और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जाएंगी। अगर वह अपने भौतिक शरीर से प्रतिरोध करेगा तो मुझे डर है। और उसी क्षण दूसरी तलवार, जो पहली तलवार से भी ज्यादा क्रूर तलवार इरादे वाली थी, हवा में टूट पड़ी। इस दूसरी तलवार की शक्ति पहली तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसी क्षण लिन फैन फिर से जमीन पर गिर पड़ा, हवा में खून के छींटे फैल गए। तीसरी तलवार, लिन फैन इस क्षण फिर से खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ा और शिन फेंग को देखा। भाई फेंग, तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत रखते हो, इसे बाहर निकालो, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। ये कहते हुए लिन फैन ने एक और खून थूक दिया। जूनियर मार्शल अंकल, इस क्षण संत संप्रदाय के शिष्यों को कुछ दया आ गई। 9 स्वर्ग संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें गहरे सदमे से चमक रही थीं। यह आदमी सच्चा इंसान है। धीरे धीरे इस व्यक्ति के प्रति उनका नजरिया भी बदल गया। यह एक आदरणीय शिष्य है। क्या तुम्हें सचमुच मौत का डर नहीं है? शिन फैंग ने इस पल पूछा। शिन फैंग का दिल कांपने लगा। इस व्यक्ति पर पहली नज़र पड़ते ही शिन फैंग को आत्मीय होने का एहसास हुआ, यहाँ तक कि उसे दोस्ती करने की इच्छा भी हुई। हालांकि उनकी पहली मुलाकात के दृश्य ने शिन फैंग को बहुत क्रोधित कर दिया था, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। इस पल लिन फैंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। भाई फैंग, आओ, तीसरी तलवार। दूसरे पक्ष को इस तरह देखकर शिन फैंग का दिल कांपने लगा। दूसरे पक्ष के निडर भाव को देखकर शिन फैंग को लगा कि उसे दोबारा हमला नहीं करना चाहिए, वरना उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस पल ऊंचे मंच पर वुया और संप्रदाय प्रमुख यान ने ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद किया। संप्रदाय प्रमुख, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वुया ने अखाड़े की स्थिति देखी और उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से उन्होंने लिन फैंग को अंदर लिया था, तब से वे चुपके से उस पर नजर रख रहे थे। अंतिम निष्कर्ष ये था, एक जाल, एक जाल, एक जाल। ये सब जाल था। वह न केवल रहस्यमय था, बल्कि बहुत चालाक भी था। जो व्यक्ति अपने जीवन को सबसे अधिक महत्व देता था, वह इतना निडर भाव कैसे दिखा सकता था? रणनीति ही सब कुछ तय करती है। आइए परिणाम की प्रतीक्षा करें, संप्रदाय प्रमुख यान ने ध्वनि संचरण के माध्यम से अपने भाव परिवर्तित रखते हुए कहा। महापुरुष वुया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लू मिंग्यान को लिन फैंग की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख यान और वरिष्ठ भाई वुया को इतना शांत देखकर वह संदेह से भर गया। इस समय लिन फैंग एक कदम आगे बढ़ा। तीसरी तलवार, आओ, मुझे जीवन भर दोषी महसूस न होने दो। संत संप्रदाय और 9 स्वर्ग संप्रदाय ने 3000 वर्षों से एक दूसरे की मदद और समर्थन किया है। इस पीढ़ी में हमारे बीच दरार न पड़ने दें और हम अपने रिश्ते न तोड़ लें। अगर ऐसा हुआ तो मैं, लिन फैंग, संप्रदाय का एक पापी बन जाऊंगा। ये सुनकर लिन फैंग दहाड़ा और मानो आकाश और पृथ्वी शोक में डूब गए। पहले साफ आसमान पर धीरे धीरे काले बादलों का एक समूह छाने लगा। नवस्वर्ग संप्रदाय और संत संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव अचानक बदल गए। वे सभी लिन फैंग के शब्दों से भावुक हो गए। हाँ, 3000 सालों से नवस्वर्ग संप्रदाय और संत संप्रदाय एक परिवार की तरह रहे हैं।
इस समय नवस्वर्ग संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने संत संप्रदाय की ओर देखा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने संत संप्रदाय के प्रति तिरस्कार का अनुभव किया था। अब ये शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह आकाश और पृथ्वी में गूंज उठे, उन्हें अपराधबोध से झकझोर दिया। जोंग हेनतियान और पवन मुस्कान आत्मा ने दूर से एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने चुपचाप अपने सिर नीचे कर लिए और अंत में हल्की मुस्कान के साथ उन्हें ऊपर उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण में सारी पुरानी दुश्मनी गायब हो गई हो। संत संप्रदाय, लिन फैन, मैंने उसे अपने दिल में याद किया है। मैं भी। संत संप्रदाय हमारा सहयोगी है, हमारा मित्र संप्रदाय है। मुझे इस व्यक्ति का महान नाम पूरे 9 स्वर्ग संप्रदाय में फैलाना होगा ताकि वरिष्ठ भाइयों और शिष्यों को पता चले कि संत संप्रदाय में ऐसा व्यक्ति है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई शिन फैंग अपनी तलवार नहीं खींचेंगे। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। ये तलवार खींचनी ही होगी। वरिष्ठ भाई शिन फैंग इस व्यक्ति की हमसे भी ज्यादा परवाह करते हैं। ... भाई वुया, इस बार हम इसे ड्रॉ क्यों कहें? लियांग यीचू ने इस समय कहा। भाई यीचू, क्या अब आपको इस प्रथम स्थान की परवाह नहीं है? वुया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लियांग यीचू ने अपना सिर हिलाया। भाई वुया, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध पूर्वजों द्वारा दोनों संप्रदायों के बीच संबंध बनाए रखने और उन्हें अलग थलग होने से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। इस समय पहला स्थान किसे मिलता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब जबकि संत संप्रदाय ने इस शिष्य को जन्म दिया है, मैं नहीं चाहता कि वह यहीं नष्ट हो। ये संत संप्रदाय और 9 स्वर्ग संप्रदाय दोनों के लिए एक क्षति होगी। मेरे शिष्य के लिए भी यह एक ऐसी बाधा होगी जिसे वह कभी पार नहीं कर पाएगा। वुया ने मार्शल आर्ट के मंच की ओर देखा और धीरे से आह भरी। भाई यीचू, इस समय उसे रोकना ही बेहतर नहीं है। अगर ये तलवार नहीं खींची गई तो आपका शिष्य इस बाधा को कभी पार नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है जैसे उस समय अगर मैंने आपको रुलाया न होता तो क्या हमारा रिश्ता ऐसा होता? लियांग यीचू पहले तो बहुत भावुक हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि इन शब्दों का मतलब गलत था। फिर उसने वुया से झंझट न करते हुए अपनी मर्जी, अगर कोई मर जाए तो रोना मत... आओ। लिन फैंग ने इस समय दहाड़ लगाए। शिन फैंग ने लिन फैंग की तरफ देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, मैं, शिन फैंग, तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। आज से तीसरी तलवार मोनी तलवार होगी। इस समय तलवार के इरादे ने शून्य क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। शिन फैंग ने तलवार के इरादे से बनी मोनी तलवार को एक हाथ में थाम लिया और लिन फैंग की ओर दौड़ा। लिन फैंग वहीं खड़ा रहा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस तलवार की चमक पिछली दोनों तलवारों पर भारी पड़ रही थी। शिन फैंग के पीछे तलवार के इरादे से बनी 5 लंबी तलवारें भी कांपने लगीं। जिस क्षण ये तीसरी तलवार प्रकाश बिखेर रही थी, तलवार के इरादे से बनी बाकी 5 लंबी तलवारें प्रकाश की धारियों में बदल गईं और उस तीसरी तलवार में समा गईं। इस समय लियांग यीचू अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसने एक सफलता प्राप्त कर ली है। नवस्वर्ग संप्रदाय और संत संप्रदाय के सभी शिष्य खड़े हो गए, उनकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। लिन फैंग, जो तीसरी तलवार से मिलने की तैयारी कर रहा था, उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने महसूस किया कि शिन फैंग ने एक सफलता प्राप्त कर ली है। ये तीसरी तलवार बदल गई लग रही थी, इसकी आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन किसी कारण से लिन फैंग को जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। जिस क्षण इस तीसरी तलवार ने लिन फैंग की छाती को छुआ, कोई जोरदार प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय ये तीसरी तलवार इंच इंच करके टूटती गई और अंततः बिखर गई। मोनी तलवार किसी पग के दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाती। शिन फैंग का हाथ लिन फैंग के कंधे पर टिका था, उसके चेहरे पर एक बेहद सच्ची मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। लिन फैंग भी मुस्कुराया और शिन फैंग के कंधे पर थपथपाया। भाई फैंग, भाई लिन, दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी चमकती आंखें बहुत देर तक नजरें नहीं हटा पा रही थीं। भाई लिन, भाई फैंग, अचानक दोनों एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर हंस पड़े। भाई फैंग, मैं, लिन फैंग, आज आप जैसे दोस्त से मिलकर बहुत खुशकिस्मत हूँ। हालांकि यह सबसे शक्तिशाली प्रतिभा की लड़ाई सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें पहला स्थान होना जरूरी है। इसलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूं और भाई फैंग को इस साल का पहला स्थान देता हूं, लिन फैंग ने ईमानदारी से कहा। नहीं, भाई लिन, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं, शिन फैंग, का कोई दोस्त नहीं है। आज आप जैसे पक्के दोस्त से मिलना, जिसे पहला स्थान मिला है, अब मायने नहीं रखता। मैं पीछे हटता हूं, शिन फैंग ने लिन फैंग को रोकते हुए कहा। नहीं, मैं पीछे हटता हूं, लिन फैंग ने कहा। भाई लिन, मैं पीछे हटता हूं, इसके लिए मुझसे मत लड़ो, वरना तुम मुझे दोस्त नहीं समझोगे, शिन फैंग ने कहा। भाई फैंग, इसी समय जैसे ही लिन फैंग कुछ कहने ही वाला था, शिन फैंग ने निर्णायक रूप से खुद मंच से छलांग लगा दी।
अंत में केवल लिन फैन ही मंच पर खड़ा रह गया। 1000वां सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध, अंतिम विजेता संत संप्रदाय का लिन फैन है। इस समय साधारण बुजुर्ग ने लिन फैन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। लिन फैन वहीं खड़ा रहा, साधारण बुजुर्ग को अपना हाथ ऊपर उठाने दिया। यह संत संप्रदाय अमर रहे, नौ स्वर्ग संप्रदाय अमर रहे। ... श्रोताओं ने जोर से जयकारे लगाए। इस क्षण सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध का माहौल सचमुच अपने चरम पर पहुंच गया। लिन फैन ने शिन फैंग और नौ स्वर्ग संप्रदाय के कौतुकों की ओर देखा। ताली ताली। इस क्षण शिन फैंग और नौ स्वर्ग संप्रदाय के कौतुकों ने ताली बजाकर लिन फैन का उत्साहवर्धन किया। इस क्षण लिन फैन ने एक हाथ से अपनी आंख का कोना पोंछा, सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। आज लिन फैन के लिए सचमुच बहुत खुशी का दिन था। आज उसने जो करतब दिखाया वह अब तक का उसका सबसे संतोषजनक करतब था। उसे न केवल प्रथम स्थान मिला, बल्कि उसने दूसरे पक्ष को भी खुशी खुशी तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और उसे एक अनमोल दोस्ती भी मिली। हो सकता है कि भविष्य में वह इस करतब को पार न कर पाए, लेकिन लिन फैन के लिए वह पहले से ही संतुष्ट था। इस क्षण लिन फैन ने सचमुच अनुभव किया कि एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना क्या होता है। ऊंचे मंच पर, भाई वुया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? लियांग येचू ने ताली बजाते हुए और सिर घुमाते हुए कुछ उलझन में पूछा। वुया ने ताली बजाई और मुस्कुराया, कुछ नहीं, सब कुछ पूर्णता पर है। संत संप्रदाय प्रथम है। लियांग येचू, पुनश्च ये कथानक कुछ ही मिनटों में रचा गया था। कम से कम मुझे तो लगता है कि यह पूरी तरह से रचा गया है। आखिरकार हमेशा लात मारना भी अच्छा नहीं होता। मैं एक किताब, हांगकांग राजवंश, की सलाह देता हूँ। जिन दोस्तों को इसमें रुचि है वे इसे पढ़ सकते हैं। मूल रूप से नौ स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों को सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध समाप्त होते ही लौटना था, लेकिन उस समय सभी इतने खुश और उत्साहित थे कि लियांग येचू ने अंततः एक रात और यहीं रुकने का फैसला किया। लियांग येचू को अब एहसास हो गया था कि नौ स्वर्ग संप्रदाय एक बार फिर संत संप्रदाय के हाथों में आ गया है। हालांकि सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में कौन पहले आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संत संप्रदाय से लगातार 2 सत्रों तक हारने पर संप्रदाय में वापस आकर समझाना मुश्किल हो जाता। रात हो गई। नामहीन शिखर पर चहल पहल थी, क्योंकि नौ स्वर्ग संप्रदाय और संत संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य वहां इकट्ठा हुए थे, अलाव जला रहे थे, छोटे छोटे समूहों में बैठे थे, शराब पी रहे थे, मांस भून रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये क्रूर जानवर एक हिमराज सिंह होना चाहिए, है ना? इस समय कैजी कियाओ लिन फैन की बाहों में बैठे हुए हिमराज सिंह को पकड़े हुए थी और शिनफेंग ने हिमराज सिंह शावक को देखा और कहा, हाँ, यह एक हिमराज सिंह शावक है। यह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी छोटी शिष्या का साथी जानवर बना दूंगा ताकि वह उसका साथ दे सके, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली युद्ध के बाद दोनों दोस्त बन गए। हालांकि वे एक दूसरे को केवल एक दिन से जानते थे, कभी कभी सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता था। यह एक साधना तकनीक है जो मुझे निषिद्ध भूमि में मिली थी। हालांकि आजकल प्राचीन क्रूर पशु वंशों वाले कई वंशज हैं, यह शावक अत्यंत दुर्लभ है। यह साधना तकनीक क्रूर पशु वंश को उत्तेजित कर सकती है और यह हिमराज सिंह शावक एक प्राचीन वंश को जागृत कर सकता है। इस समय शिन फैंग ने लिन फैन को एक साधना तकनीक सौंपी। लिन फैन मुस्कुराया और बिना विनम्रता के साधना तकनीक ले ली। जी कियाओ, जूनियर मार्शल अंकल का शुक्रिया। भाई लिन, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, क्या इससे मैं बुरा नहीं लगूंगा? शिन फैंग की मुस्कान आज पहले से कहीं ज्यादा थी। उसका अलग थलग भाव भी काफी नरम पड़ गया था। कैजी कियाओ ने मासूमियत से अपने गुरु की ओर देखा। गुरु, मुझे उन्हें जूनियर मार्शल अंकल कहना चाहिए। अपने छोटे शिष्य को इतना होशियार देखकर लिन फैन भी मुस्कुराया। ठीक है, तो उन्हें जूनियर मार्शल अंकल कहो। शिन फैंग ने कैजी कियाओ की ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर थपथपाया। मैंने पहली बार किसी को मुझे जूनियर मार्शल अंकल कहते सुना है। लिन फैन और शिन फैंग ने कोई बड़ी वीरतापूर्ण बातचीत नहीं की, बल्कि सामान्य रूप से बातें की। भाई लिन, आपकी शिष्या की योग्यता बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वह भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसे शायद बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, शिन फैंग ने कहा। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक उसके पास अपने उपपेशे का प्रशिक्षण कौशल था, उसे विश्वास था कि वह अपने शिष्य को एक अद्वितीय प्रतिभावान बना सकता है। भाई लिन, ये स्वर्गीय तलवार है। ये साधना तकनीक मेरे गुरु ने एक प्राचीन निषिद्ध भूमि से प्राप्त की थी। इसके लिए बहुत उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस छोटी मार्शल भतीजी की योग्यता उच्च नहीं है, लेकिन उसकी बोध क्षमता काफी अच्छी है। इस समय शिन फैंग ने एक जेड पर्ची निकाली जो कई अक्षरों और पैटर्न से घनीभूत थी। भाई फैंग, यह नहीं चलेगा। ये स्वर्गीय तलवार एल्डर लियांग की साधना तकनीक है। इसे मेरे शिष्य को देना आपके लिए उचित नहीं है।
इस समय लिन फैन भी अपनी सारी उदारता के बावजूद स्थिति से कुछ हद तक चकित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिन फैंग वास्तव में स्वर्गीय तलवार निकालकर अपने छोटे शिष्य को दे देगा। कोई भी किसी अच्छे सौदे का फायदा उठा सकता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लेना भी भारी पड़ सकता है। भाई लिन, अगर तुम मुझे सचमुच अपना दोस्त मानते हो तो मना मत करना, शिन फैंग ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा। लिन फैंग ने शिन फैंग की ओर देखा और आखिरकार सिर हिलाकर जेड स्लिप ले ली। जी कियाओ, जूनियर मार्शल अंकल का शुक्रिया, लिन फैंग ने कहा। कई जी कियाओ को नहीं पता था कि जेड स्लिप क्या दर्शाती है, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु की बात बहुत आज्ञाकारी ढंग से मानी। उनके छोटे शिष्य को शायद पता न हो कि जेड स्लिप क्या दर्शाती है, लेकिन लिन फैंग को उसे लेते ही तुरंत पता चल गया। स्वर्गीय तलवार प्राचीन काल की एक सर्वोच्च तलवार दाओ स्वर्गीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की साधना तकनीकों में से एक थी। और यह स्वर्गीय तलवार न केवल एक साधना तकनीक थी, बल्कि एक मन साधना तकनीक भी थी। हालांकि यह निराकार स्वर्गीय दानव और तलवार सिद्धांत के समान ही थी, फिर भी इसका मूल्य उनसे भी अधिक था। स्वर्गीय तलवार एक अनमोल खजाना थी। अगर इसे बाहर रखा जाता तो शायद लोग इसके लिए खून खराबे की हद तक लड़ पड़ते, फिर भी शिन फैंग ने जरा भी संकोच नहीं किया, किसी की परवाह नहीं की, जिससे लिन फैंग उसकी प्रशंसा करने लगा। भाई लिन, मुझे इतना महान मत समझो। स्वर्गीय तलवार एक सर्वोच्च साधना तकनीक है, इसलिए इसे किसी को भी देना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना मित्र मानता हूँ, शिन फैंग ने लिन फैंग को देखते हुए कहा। हाँ, हम मित्र हैं। लिन फैंग ने शिन फैंग की ओर देखा और सिर हिलाया, फिर अपने बैग से कुछ औषधीय गोलियां निकालीं। मेरे पास यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन यह बिग फैन ब्रो मेरा सर्वोच्च कार्य है। हालांकि इसका कोई ज़बरदस्त प्रभाव नहीं है, लेकिन इसे तब लिया जा सकता है जब किसी की मनस्थिति अवरुद्ध हो। हालांकि बिग फैन ब्रो औषधीय गोली कोई अद्वितीय दिव्य गोली नहीं थी, फिर भी इसके उपयोग अनंत थे। कई प्रयोगों के बाद लिन फैंग ने पाया कि बिग फैन ब्रो का एक विशेष प्रभाव होता है। जब किसी की मनस्थिति अवरुद्ध हो तो एक गोली लेने से वह तुरंत ठीक हो जाती है। अच्छा, शिन फैंग ने मुस्कुराते हुए औषधीय गोलियां रखते हुए कहा। शिष्यों के समूह को खुशी से बातें करते देखकर लियांग येचू और वुया को बहुत राहत मिली। भाई वुया, क्या यही वह दृश्य नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे? लियांग येचू ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में, वुया ने आह भरते हुए सब कुछ देखते हुए कहा। काश, कौन जानता कि हमारे पास जीने के लिए कितने साल बचे हैं। जब से जुवानहुआंग विश्व दो भागों में विभाजित हुआ है, कोई भी उच्चतर लोक में प्रवेश नहीं कर पाया है। महान दिव्य लोक पूर्णता लोक में रहने वाले भी केवल चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लियांग येचू ने विलाप किया। अनंत काल का दाव, कौन इसकी इच्छा नहीं करेगा? लेकिन आज के जुवानहुआंग जगत में अनंत काल की कोई बात ही नहीं थी। आप और मैं और अन्य लोग बहुत लंबे समय से महान दिव्य क्षेत्र पूर्णता क्षेत्र में अटके हुए हैं। संप्रदाय गुरु और मैं इस पूरे समय इस सत्य की खोज में लगे रहे हैं, उस परम सत्ता ने जुवानहुआंग जगत को दो भागों में क्यों विभाजित किया, जिससे अनंत काल का मार्ग अलग हो गया। भाई वुया, कोई बात नहीं, चलो इन बातों पर बात नहीं करते। आज मेरा मूड अच्छा है और हमने कई सालों से साथ में ड्रिंक नहीं की है। इस बार देखते हैं कौन पहले गिरता है, लियांग येचू ने हाथ हिलाते हुए कहा। ठीक है। अगले दिन जैसे ही सुबह की रौनक बढ़ी, लोगों का एक समूह सेंसेक पर्वत के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। लियांग येचू ने अपनी आस्तीन लहराई और अंदर से एक युद्धपोत तैरता हुआ बाहर आया, जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और चुपचाप वहां मंडराता रहा। भाई लिन, हम वापस जा रहे हैं। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो फिर से मिलेंगे, शिन फैंग ने लिन फैंग के सामने आते हुए कहा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ज्यादा से ज्यादा 3 साल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ढूंढने में 3 साल लगेंगे, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जूनियर मार्शल अंकल, अलविदा, कैजी कियाओ लिन फैंग के पास खड़ी होकर शिन फैंग की ओर हाथ हिला रही थी। शिन फैंग ने कैजी कियाओ के सिर पर थपथपाया और आखिरकार लिन फैंग से एक खामोश नजर मिली। अब उनकी समझ को शब्दों की जरूरत नहीं थी। भाई वुया, 3 साल बाद 9 स्वर्ग संप्रदाय में मिलते हैं, लियांग येचू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। ठीक है, वुया ने सिर हिलाया। अन्य प्रतिभाशाली शिष्यों ने भी संत संप्रदाय के अपने दोस्तों को विदाई दी। उस रात उन सभी ने नए दोस्त बनाए थे। भाई लिन, अलविदा। इस समय शिन फैंग ने अपनी मुठियां भींच लीं, फिर अपने गुरु की आकृति का अनुसरण करते हुए युद्धपोत पर उड़ गया। लिन फैंग ने विशाल युद्धपोत की ओर देखा और हाथ हिलाया। 9 स्वर्ग संप्रदाय के चले जाने के बाद संत संप्रदाय का संप्रदाय एक बार फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। लिन फैंग को सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोई खास खुशी नहीं हुई। वहां कुछ भी नहीं था, कोई विशेष व्यवहार नहीं था, सब कुछ कितना शांत था। इससे लिन फैंग का दिल दुख गया। वह ऐसे उपन्यास पढ़ता था जिनमें प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता को या तो संप्रदाय द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था या उसे उदार पुरस्कार मिलते थे।
लेकिन इस सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में एक भी बाल नहीं था, जो काफी असहाय था। हालांकि लिन फैन अभी भी शिन फैंग को पसंद करता था, जो इतना उदार था। उसने उसे बिना पलक झपकाए स्वर्ग रैंक साधना तकनीक स्वर्गीय तलवार दे दी, जो वास्तव में प्रशंसनीय थी। कमरे के अंदर लिन फैन ने योजना बनाई, पहले दोनों साधना तकनीकें सीखें और फिर उन्हें अपने छोटे शिष्य को सिखाएं। डिंग, वर्तमान स्वर्ग श्रेणी की उच्च स्तरीय साधना तकनीक स्वर्गीय तलवार, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? सीखो। डिंग, स्वर्गीय तलवार श्रेणी 1 सीखने के लिए बधाई। लिन फैन को इस प्रणाली में सबसे ज्यादा जो बात पसंद आए वह ये थी कि वह कोई भी साधना तकनीक, चाहे वह कोई भी हो, जैसे ही वह उसके हाथ में आती उसे सीख सकता था। उसे धीरे धीरे समझने की जरूरत नहीं थी, वह सीधे शुरू कर सकता था और साधना शुरू कर सकता था। इस समय लिन फैन की आंखें सिकुड़ गईं। मूल रूप से स्थिर और शांत वातावरण अचानक तरंगित हो गया और शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा। तलवार का इरादा, ये स्वर्गीय तलवार का इरादा था। लिन फैन इसकी शक्ति को महसूस कर सकता था और उसकी अपनी मिश्रित साधना तकनीक स्वर्गीय तलवार द्वारा दबाई हुई प्रतीत हो रही थी इस क्षण। और उसने जो तलवार सिद्धांत मन साधना तकनीक सीखी थी, उसमें भी इस क्षण थोड़ा बदलाव आया। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्गीय तलवार से आकर्षित हो गई हो। भनभनाहट, भनभनाहट। इस क्षण तलवार के इरादे से बनी एक लंबी तलवार चुपचाप लिन फैन के पीछे तैर रही थी। लिन फैन का दिल खुशी से भर गया। इसे सीखने के बाद वह तलवार के इरादे को गाढ़ा कर सकता था। ये वाकई बहुत शक्तिशाली था। इस समय लिन फैन ने इसे आजमाया। उसने अपनी उंगली आगे की ओर हिलाई और तलवार के इरादे से बनी लंबी तलवार तुरंत फूट पड़ी और लिन फैन की दिशा में हमला कर दिया। उसी क्षण लिन फैन ने लंबी तलवार वापस खींच ली, फिर तलवार के इरादे से बनी लंबी तलवार को एक हाथ में थाम लिया। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तलवार के इरादे से बनी लंबी तलवार एक भौतिक वस्तु जैसी थी, लेकिन उसके हाथ में हल्की और भारहीन लग रही थी। वह लंबी तलवार के भीतर विशाल तलवार के इरादे को भी महसूस कर सकता था। इस समय लिन फैन के मन में साधना तकनीकों को मिलाने का विचार आया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इसे पूरी तरह समझने से पहले लिन फैन ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। दूसरी साधना तकनीक की बात करें तो लिन फैन की राय में वह उसके किसी काम की नहीं थी। इस साधना तकनीक का एकमात्र उद्देश्य दुष्ट राक्षस के वंश को धीरे धीरे उत्तेजित करना था। इसे उत्तेजित करने में कितना समय लगेगा, ये वास्तव में अनिश्चित था। जब लिन फैन कमरे से बाहर आया तो आकाश में काले बादलों को देखकर उसे एक विचार आया। थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का समय आ गया था। वर्तमान परिस्थितियों में अपने साधना क्षेत्र को बेहतर बनाना सबसे महत्वपूर्ण था। कुछ दिनों बाद संत संप्रदाय से हजारों मील दूर एक विशिष्ट आकाश, नीले आकाश और सफेद बादलों के ऊपर एक युद्धपोत तेजी से उड़ रहा था। तेज आंधी उसकी ओर बह रही थी, लेकिन एक बल ने उसे रोक दिया। ज्यूक्सियाओ संप्रदाय का शिष्य आधी दूरी तय कर चुका था और कुछ ही दिनों में नौस्वर्ग संप्रदाय पहुंच जाएगा। रास्ते में उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, जो सौभाग्य की बात थी। फैंगर, तुमने उस लड़के को स्वर्गीय तलवार दी थी। लियांग येचू ने अपने शिष्य की ओर देखा। उसके मन में अजीब सा भाव था। उसका शिष्य बचपन से ही उसके साथ था, तो इस बार वह इतना उदार क्यों था? हाँ गुरुजी, मैंने आपकी अनुमति के बिना उसे स्वर्गीय तलवार दे दी थी। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। शिन फैंग ने अपना सिर नीचे किया और कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस एक साधना तकनीक है, इसे दे देना ठीक है। लियांग येचू ने बिना परवाह किए हाथ हिलाया। हालांकि जैसे जैसे वे नौस्वर्ग संप्रदाय के करीब पहुंचे, लियांग येचू थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। वापस लौटने पर उसे क्या कहना चाहिए? उसने शुरू में पूरे संप्रदाय की उम्मीदें संत संप्रदाय तक पहुंचाई थीं कि वह सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, लेकिन अब वह हार गया था और वह अपनी इच्छा से हार गया था। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वापस जाकर क्या करे। और इसी क्षण लियांग येचू के हाव भाव बदल गए। उसने हाथ हिलाकर युद्धपोत रोक दिया। गुरुजी, क्या हुआ? शिन फैंग ने अपने गुरु के गंभीर भाव देखे और थोड़ा उलझन में पड़ गए। यहाँ एक समस्या है। लियांग येचू तुरंत जहाज के अगले हिस्से के पास आए, फिर ध्यान केंद्रित किया और आकाश में सफेद बादलों को चीरते हुए नीचे देखने लगे। प्रोडिजी ज्यूक्सियाओ संप्रदाय के शिष्य भी युद्धपोत के रुकने पर उलझन में पड़ गए। फिर लियांग येचू की तरह उन्होंने नीचे देखा। कितनी घनी द्वेषपूर्ण ची। पहले जब युद्धपोत चल रहा था तो उन्होंने इस ची पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ये रुक गया था तो ये द्वेषपूर्ण ची जमीन से उठी और पूरे आकाश को भर दिया। अजीब बात है, जब हम आए थे तब मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लियांग येचू बहुत उलझन में थे। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। इसी क्षण लियांग येचू हवा में उड़े और नीचे उतरे। जैसे जैसे वह जमीन के पास पहुंचता गया, लियांग येचू का चेहरा उतना ही गंभीर होता गया।
ये दुष्ट ची बहुत घनी थी, लगभग तरल अवस्था में। यह एक गांव है। लियांग यचू के जमीन पर उतरने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। आसपास के घर बेजान थे, किसी भी जीवन ची से रहित। पहले झुलसी हुई पीली धरती अब बिल्कुल काली हो गई थी, मानो वह नर्क में पहुंच गया हो। लियांग यचू ची के पीछे पीछे आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने ची का स्रोत देखा तो उसका चेहरा जम गया। वहां कहीं से एक अथाह गड्ढा प्रकट हो गया और काली ची उस गड्ढे से बाहर निकल आई। लियांग यचू ने अपनी आस्तीन लहराई और हवा का एक झोंका आया जो काली ची को बहा ले गया। लेकिन एक पल में काली ची फिर से गड्ढे से जोरदार तरीके से फूट पड़ी और एक बार फिर पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ किस तरह की चीज़ निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है। लियांग यीचू ने ठंडी सांस ली और गड्ढे में उतर गया। लियांग यीचू महान दिव्य क्षेत्र के पूर्णता क्षेत्र में था, एक ऐसा साधना स्तर जो पूर्वी आत्मा महाद्वीप में बेजोड़ था। वह सचमुच किसी भी खतरे से नहीं डरता था। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, लियांग यीचू का भाव और भी गंभीर होता गया। वह जितना नीचे गया, द्वेषपूर्ण ची उतनी ही सघन होती गई, यहाँ तक कि एक अवरोध बनकर किसी को भी अंदर जाने से रोक रही थी। जब लियांग यीचू जमीन पर उतरा तो उसने ध्यान से उसकी जांच की। गड्ढे का तल एक भूमिगत महल जैसा था, भयानक और भयावह। ये कैसी जगह है? लियांग यीचू इस समय बहुत उलझन में था। लियांग यीचू ने चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरी चट्टानें थीं। उसके लिए वह पूर्वी आत्मा महाद्वीप की सभी खतरनाक जगहों को जानता था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि यहाँ ऐसी जगह कैसे हो सकती है। इतनी सघन द्वेषपूर्ण ची ने अन्य संप्रदायों का ध्यान आकर्षित नहीं किया था, इसलिए यह बहुत पहले ही प्रकट हुई होगी। हे। इसी समय चारों तरफ से एक उदास हंसी गूंज उठी। बाहर आओ। लियांग यीचू ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने भूमिगत महल को रोशन कर दिया, जिससे सब कुछ एकदम साफ हो गया। जैसे ही महल जगमगा उठा, उदास और ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, एक राक्षस जैसी आवाज जिससे लोग डर से कांप उठे। कमजोर इंसान। एक काला नुकीला पंजा कहीं से प्रकट हुआ, शून्य लोक की परतों को भेदता हुआ अचानक लियांग यीचू के सामने प्रकट हुआ। काटो। एक पल में लियांग यीचू असीम आभा से फूट पड़ा, जिसने तुरंत काले पंजे को पीछे धकेल दिया, फिर तेजी से पीछे हट गया, सतर्कता से अपने आसपास को घूर रहा था। वह पंजा अभी खामोश और अदृश्य था, जिससे लियांग यीचू डर के मारे पीला पड़ गया। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया न की होती तो शायद वह फंस जाता। लियांग यीचू को और भी ज्यादा डर इस बात से लगा कि महान दिव्यलोक की सिद्धि की साधना के बावजूद उसके हृदय में अभी भी एक ठंडक महसूस हो रही थी। इस समय चारों ओर से अनगिनत काली धुंध उमड़ पड़ी और अंततः लियांग यीचू के सामने एक आकृति बन गई। उस आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन वह साधारण रूप से लंबी थी और उस काली छाया से एक भयानक आभा निकल रही थी, जिसने पूरे महल को ढंक लिया था। आखिर तुम कौन हो? लियांग यीचू गुस्से से दहाड़ा। उसने ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी थी। लियांग यीचू ने बहुत कोशिश की, फिर भी उसे अपने ज्ञात प्राचीन ग्रंथों में कोई सुराग नहीं मिला। देर हो रही है, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। इसी समय काली छाया की उदास आवाज फिर से आए और एक अदम्य आभा एक बार फिर हिंसक रूप से फूट पड़ी। अच्छा नहीं। इस क्षण लियांग यीचू का चेहरा एकदम बदल गया और उसके दिल में एक बुरी भावना उमड़ पड़ी। इस काली परछाई का दबाव उस पर बहुत ज्यादा था। अरे दुष्ट राक्षस, आज तुझे मरना ही होगा। हालांकि लियांग यीचू को नहीं पता था कि यह चीज क्या है, लेकिन वह जानता था कि ऐसी चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसकी आभा बहुत बुरी है। रक्त का उल्टना। इस क्षण लियांग यीचू दहाड़ा और उसके पूरे शरीर की आभा तुरंत उमड़ पड़ी। उसके भीतर से एक रक्तलाल प्रकाश तेजी से फूट पड़ा। उसका छोटा मोटा शरीर अचानक जोर से कांप उठा। उसकी मांसपेशियां लगातार सिकुड़ रही थीं और उसकी हड्डियां चटक रही थीं। इस क्षण लियांग यीचू का कद अचानक बढ़ गया। उसके वृद्ध चेहरे से मानो त्वचा उतर गई हो, मानो समय पीछे की ओर घूम रहा हो और एक युवा रूप में बदल रहा हो। उसकी त्वचा चमकीली जैद के शरीर की तरह प्रकाश से झिलमिला रही थी। सचमुच अल्पायु प्राणी। जीवन को लंबा करने के लिए अपनी क्यूई और जीवन शक्ति को बंद कर लो। अपना शरीर मुझे दे दो और मैं तुम्हें शाश्वत अमरता प्रदान करूंगा, काली परछाई ने हंसते हुए कहा। इसी क्षण लियांग यीचू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके सुंदर चेहरे पर असीम युद्ध की भावना प्रकट हुई। उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। दुष्ट आत्मा, मेरे लिए मर जा। इसी क्षण लियांग यीचू, जो अपनी चरम अवस्था में लौट आया था, अचानक उछल पड़ा और एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा ने काली परछाई को ढंक लिया। काली परछाई ने लियांग यीचू को एक बहुत ही खतरनाक एहसास दिया, एक ऐसा एहसास जिसे लियांग यीचू ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। महान दिव्य क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त करने के बाद यदि कोई आगे नहीं बढ़ सकता तो वह केवल धीरे धीरे बूढ़ा होकर मर सकता था। अपने जीवन को लंबा करने के लिए लियांग यीचू ने अपनी जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए अपने शरीर में अधिकांश क्यूई और रक्त को सील कर लिया था। अब इतने शक्तिशाली दुष्ट राक्षस का सामना करते हुए लियांग यीचू लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका।
अल्पविराम डॉट धमाका। इसी क्षण पूरे महल में एक तेज रोशनी फैल गई, जिससे पूरा महल अस्थिरता से हिलने लगा, मानो वह ढहने ही वाला हो। बाहर युद्धपोत पर शिन फैंग और अन्य लोग नीचे की स्थिति को देख रहे थे, कुछ घबराए हुए थे। उन्होंने अभी अभी उस प्रबल आभा को महसूस किया था जो उनके गुरु की आभा थी। वे सोच रहे थे कि उनके गुरु को नीचे ऐसी कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा जो वास्तव में गंभीर हो गई। धमाका धमाका। इसी क्षण एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और नीचे की जमीन अचानक ढह गई, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। गुरुजी, क्या वह ठीक होंगे? तभी एक प्रतिभाशाली शिष्य ने घबराहट से पूछा। शिन फैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें नीचे जमीन पर टिकी थीं। तभी नीचे से एक आकृति धीरे धीरे ऊपर उड़ी और शिन फैंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये गुरुजी हैं। तभी कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों ने उस आकृति को देखकर थोड़ी उत्तेजना से चिल्लाया। डॉट 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 डॉट। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? शिन फैंग जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन वह हल हो गई है, लियांग येचू ने अपने मूल रूप में लौटते हुए धीरे से कहा। यह अच्छी बात है कि गुरुजी ठीक हैं। शिन फैंग ने सिर हिलाया और वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका, जबकि नीचे घनी दुष्ट शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। शिन फैंग के विचार से अंदर जो कुछ भी था उसे गुरुजी ने ही नष्ट कर दिया होगा। संप्रदाय में लौट जाओ। इस समय लियांग येचू ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और युद्धपोत आगे बढ़ गया। ये देखकर कि मामला निपट गया है, प्रोडिजी शिष्यों ने अब इसकी परवाह नहीं की और अपने काम में लग गए। लियांग येचू जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था, धीरे धीरे गायब होते बड़े गड्ढे को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में काली क्यूई की एक झलक झिलमिला रही थी। अल्पविराम डॉट संत संप्रदाय। लिन फैन हर दिन व्यस्त रहता था, अपनी साधना में सुधार करना बहुत बड़ी बात थी और उसने झांग एरगॉ में सूक्ष्म विचित्रता को पहले ही देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि जियालान चोटी से आयुष युलान ने झांग एरगॉ को काफी आहत किया था। कैजी कियाओ को आमतौर पर अपनी वरिष्ठ बहनों को खोजने के लिए जियालान चोटी जाना पसंद था और झांग एरगॉ आमतौर पर स्वेच्छा से उनके पीछे पीछे जाता था, कैजी कियाओ के अंगरक्षक के रूप में। लेकिन अब वह नहीं जाता था, बल्कि जी कियाओ को अकेले जाने देता था। संप्रदाय गुरु, मैंने देखा है कि वरिष्ठ भाई हाल ही में कुछ ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं, फैंग बुजुए ने चुपके से और रहस्यमय अंदाज में कहा। मुझे पहले से ही पता है। थोड़ी देर में मैं इस पर चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ एक बैठक करूंगा, लिन फैन ने शांति से कहा। झांग एरगॉ का मामला सिर्फ उसका अपना नहीं था, बल्कि पूरे संप्रदाय का मामला था। योजना में इस बदलाव के लिए स्वाभाविक रूप से सभी को मिलकर काम करने की जरूरत थी। हालांकि अभी के लिए लिन फैंग के पास एक और भी महत्वपूर्ण मामला था। तियान यू का ठिकाना यहीं था। तियान यू के अपंग होने के बाद से वह नामहीन शिखर पर ही रह रहा था। अब जबकि उसकी साधना धीरे धीरे ठीक हो रही थी और उसकी प्रतिभा भी धीरे धीरे वापस आ रही थी, लिन फैन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। फिर उसने झांग एगो को तियान यू को बुलाने के लिए कहा ताकि वह उससे पूछताछ कर सके। अल्पविराम डॉट अगले दिन जूनियर मार्शल भतीजे तियान यू, आपकी साधना अब लगभग ठीक हो गई है और आपको संप्रदाय के लोगों को इसकी सूचना देनी चाहिए। अब से आपको आंतरिक संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए, लिन फैन ने वहां बैठे हुए शांति से कहा। तियान यू के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जूनियर मार्शल चाचा लिन सही थे, उनकी साधना लगभग ठीक हो गई थी और अब वापस जाने का समय हो गया था। लेकिन यहाँ तियान यू पहले से ही जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। जूनियर मार्शल अंकल, मैं वापस नहीं जा रहा। यह नया जीवन मुझे जूनियर मार्शल अंकल ने दिया है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तियान यू ने कहा। इस समय लिन फैन ने परेशान भाव से कहा, जूनियर मार्शल भतीजे, मुझे लगता है कि आपको वापस चले जाना चाहिए। इस समय झांग एरगॉ और अन्य लोगों ने बगल से विनती की, संप्रदाय गुरु, कृपया जूनियर भाई सीनियर भाई तियान यू को यहीं रहने दें। कुछ समय पहले जूनियर भाई सीनियर भाई तियान यू ने हमें बताया था कि वह नामहीन शिखर के शिष्य बनना चाहते हैं और उन्होंने हमें अपने सीनियर भाइयों के रूप में मान्यता दे दी है। कृपया संप्रदाय गुरु उनकी इच्छा पूरी करें। लिन फैन ने तियान यू की ओर देखा, फिर झांग एरगॉ की ओर और अंत में असहाय होकर आह भरी, ठीक है, अगर ऐसा है तो रुक जाइए। अब से आप संत दानव संप्रदाय के 5वें शिष्य होंगे। संप्रदाय गुरु, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद, तियान यू ने उस समय चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लिन फैन भी मन ही मन हंसा, ये वाकई सफल हो गया था। गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि अब मैं एक वरिष्ठ बहन हूँ? कैजी कियाओ ने अपना छोटा सा थैला उठाते हुए उम्मीद से पूछा। लिन फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं, आप अभी भी एक कनिष्ठ बहन हैं। कैजी कियाओ ने थोड़ा निराश होकर अपना मुंह खोला। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी एक कनिष्ठ बहन होगी। एक अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में एक चमकदार मगर गुप्त कमरे के अंदर
कई लोग चुपचाप इकट्ठा हुए और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। अब तक आप सभी को सामान्य स्थिति समझ आ जानी चाहिए थी। झांग एगो आपके वरिष्ठ भाई हैं, लेकिन हाल ही में उनका ध्यान भटक रहा है और उन्हें भूख भी कम लग रही है। हालांकि ये लक्षण मामूली लगते हैं, लेकिन अगर ये बने रहे तो गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैंने आज आप सभी को एक ही उद्देश्य से यहाँ बुलाया है, अपने वरिष्ठ भाई को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करने के लिए, उनकी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए, ताकि वे अपने रूप रंग से दुनिया को चकित न करें बल्कि अपने स्वभाव से दुनिया को प्रभावित करें। लिन फैन ने सभी की ओर देखते हुए धीरे से कहा। मी कियोंग, तियान यू और फैंग बुजुए ने भारी मन से सिर हिलाया। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक बड़ी बात थी। उन सभी ने वरिष्ठ भाई झांग एगो के हाल के लक्षणों को देखा था। हालांकि वह आमतौर पर ठीक दिखता था, कभी कभी वे झांग एगो को अकेले बैठे गुमसुम सा देखते थे। हालांकि उन्हें कभी किसी लड़की ने अस्वीकार नहीं किया था जिसे वे पसंद करते थे, फिर भी वे झांग एगो के अस्वीकार का दर्द महसूस कर सकते थे। संप्रदाय गुरु, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तियान यू ने पूछा। मैंने आज आप सभी को इस समस्या पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है। पहले आइए हम सब विचार मंथन करें और सोचें कि क्या आपके वरिष्ठ भाई को बदलने के कोई अच्छे तरीके हैं। फिर हम उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और उनके परिवर्तन के लिए सबसे अच्छी योजना तैयार करेंगे, लिन फैन ने कहा। हालांकि वह तेज तर्रार था, लेकिन उसने वर्तमान स्थिति के लिए कोई अच्छा समाधान नहीं सोचा था। अगर झांग एगो वरिष्ठ भाई न होते तो वह परेशान नहीं होते। इस समय फैंग बुजुए ने सबकी ओर देखा। संप्रदाय गुरु, उसे बदलने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वरिष्ठ भाई किस तरह के व्यक्ति हैं। वरिष्ठ भाई फैंग, वरिष्ठ भाई किस तरह के व्यक्ति हैं? तियान यू ने उत्सुकता से पूछा। फैंग बुजुए इस पल हिचकिचाया। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। ओह, चिंता मत करो, यह मामला सीनियर भाई के पूरे जीवन से जुड़ा है। और क्या हम ऐसे लोग दिखते हैं जो तुम्हारे बारे में कुछ बताएंगे? तियान यू ने कहा। ठीक है, दरअसल सीनियर भाई की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी बहुत सारी कमजोरियां हैं। पहली बात, वह बदसूरत हैं। ये बात सबको पता है, खासकर उनकी आंखें और उनके चेहरे का आकार। मैं, फैंग बुजुए, भगवान की कसम खाता हूं, वह अब तक मिले सबसे बदसूरत इंसान हैं। फैंग बुजुए इस पर जोर से बोला। लिन फैन ने फैंग बुजुए की तरफ देखा, आंखें झपकाईं, फिर दरवाजे की तरफ देखा और आखिरकार अपनी नज़रें वापस घुमा लीं। फैंग बुजुए की रिपोर्ट सुनना जारी रखा। और हाँ, बड़े भाई, वो अश्लील है, और सिर्फ साधारण अश्लील नहीं, उसके चेहरे के साथ तो और भी अश्लील है। अगर वो मेरा बड़ा भाई ना होता तो मैं उसके आसपास रहने की हिम्मत भी नहीं करता। और वो डरपोक है, दिल से कामुक है, पर हिम्मत नहीं है। मेरी राय में अगर ये चीज़ें नहीं बदलीं तो बड़े भाई के लिए जीवनसाथी ढूंढना नामुमकिन है। सबने देखा कि फैंग बुजुए ने झांग एगो की जमकर निंदा की, बार बार सिर हिलाया, उनके हाव भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि आगे चलकर हालात इतने बुरे न हो जाएं। खास तौर पर लिन फैन हक्का बक्का रह गया। ये शब्द लिन फैन की कल्पना से भी परे थे, जिससे ये लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। मैंने जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? फैंग बुजुए ने इसी समय पूछा। कमाल है, लिन फैन ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया, और फिर फैंग बुजुए की ओर उसकी नज़रें कुछ दया से भर गईं। सच में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा निरीक्षण किया है। लेकिन तुम किसी को नहीं बता सकते? फैंग बुजुए ने उस पल थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। तभी दरवाज़ा अचानक से खुल गया। जब फैंग बुजुए ने देखा कि वह कौन है तो वह तुरंत डर गया। आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। अगर तुम चाहते हो कि किसी को पता न चले तो ऐसा मत करो। अच्छा फैंग बुजुए, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और तुम सच में मुझे बहुत नीचा दिखाते हो। लगता है अगर मैं अपने बड़े भाई का अधिकार नहीं दिखाऊंगा तो तुम भविष्य में बहुत ऊंचा उड़ोगे। झांग एगो, जिसने अभी अभी दरवाज़ा खोला था, गुस्से से भर गया। उसकी सांसों के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह इस समय सचमुच गुस्से में था। यदि संप्रदाय के गुरु लिन फैन ने दिन के दौरान उसे चुपके से अलग ले जाकर इस मामले के बारे में नहीं बताया होता तो वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। वह थोड़ी देर के लिए बाहर छिपकर सुन रहा था और उसने अपने कनिष्ठ भाई को उसके बारे में इस तरह बोलते सुना मानो वह उसे नज़रअंदाज कर रहा हो। संप्रदाय गुरु लिन फैन की बातों पर विचार करते हुए झांग एगो को भी लगा कि संप्रदाय गुरु सही थे। एगो, अब तुम संत दानव संप्रदाय के वरिष्ठ भाई हो। तुम्हें एक वरिष्ठ भाई का अधिकार दिखाना होगा, अन्यथा तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। शुरू में झांग एगो ने सोचा था कि उसके कनिष्ठ भाई उसका कभी अनादर नहीं करेंगे, लेकिन अब ये शब्द सुनकर झांग एगो समझ गया। संप्रदाय गुरु लिन फैन सही थे, उनके सबसे करीबी कनिष्ठ भाई भी उनका सम्मान नहीं करते थे, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। ... फैंग बुजुए इस क्षण स्तब्ध रह गया। बड़े भाई को अत्यधिक हत्या के इरादे से देखते हुए उसका छोटा सा दिल धड़क उठा और वह धीरे से पीछे हट गया।
वरिष्ठ भाई, नाराज मत हो। ये सब एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। फेंग बुजुए इस पल रोने ही वाला था। आखिर हो क्या रहा है? बड़े भाई दरवाजे के बाहर कैसे छुपकर सुन रहे होंगे। तुम्हारे दिमाग को गलतफहमी हो गई है। अगर आज मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दूं तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं। तभी झांग एगो ने अपने पीछे से एक मोटी लकड़ी की छड़ी निकाली और फेंग बुजुए को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बड़े भाई, मैं गलत था। नहीं, प्लीज, ये सच में गलतफहमी है। संप्रदाय गुरु, मुझे बचा लो। फेंग बुजुए भाग गया और झांग एगो उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। उस रात नामहीन शिखर पर चीख पुकार और विलाप गूंज रहा था। लिन फैन ने अंधेरी रात में उन दो पीछा करती हुई आकृतियों को देखा, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखा। ठीक है, योजना पहली कामयाब रही। अब आगे की योजना पर बात करते हैं। हाँ, संप्रदाय गुरु, मी की उनकी और तियान यू ने सिर हिलाया। लिन फैंग के लिए फेंग बुजुए योजना ए के लिए सबसे उपयुक्त था। सबसे पहले फेंग बुजुए का झांग एरगोहू के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था। हालांकि फेंग बुजुए की साधना झांग एरगोहू से बेहतर थी, फिर भी वह जवाबी हमला करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर मी क्योन की यह भूमिका निभाए तो शायद वह खुद को रोक नहीं पाएगा और झांग एरगोहू को एक ही हथेली के वार से आसानी से मार सकता था। जहां तक तियान यू की बात है तो वह और भी कम उपयुक्त था। हालांकि वह कुछ समय तक नामहीन शिखर पर रहा था, लेकिन ये शब्द वास्तव में तियान यू के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थे। अंत में केवल फेंग बुजुए को ही इसकी सजा मिल सकती थी। फिर तीनों ने योजना को बेहतर बनाने के लिए चर्चा जारी रखी। इस समय तियान यू कुछ विचलित था, उसके दिल में उदासी की एक झलक उभर रही थी। वह सोच रहा था कि क्या नामहीन शिखर पर उसका रहना भी किसी योजना का हिस्सा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब वह पहले ही रुक चुका था तो इतना सोचने का क्या मतलब था। ये रात नामहीन चोटी के लोगों के लिए नींद से भरी थी। कैजी कियाओ शोरगुल से जाग गई, नींद से आंखें मलते हुए, और खिड़की से बाहर झांककर बाहर दो पीछा करते हुए आकृतियों को ऐसे देख रही थी मानो यह कोई नाटक हो। समय उड़ता गया और एक महीना चुपचाप बीत गया। झांग एरगो की परिवर्तन योजना पूरे जोरों पर थी और नामहीन शिखर हमेशा की तरह बना रहा, कोई बड़ी घटना नहीं घटी। वर्तमान में नामहीन शिखर की सर्वोच्च युद्ध शक्ति मी की उनकी थी। संत दानव संप्रदाय के नामहीन शिखर के संप्रदाय गुरु के रूप में लिन फैन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे। उनकी साधना अभी जन्मजात महासिद्धि पर ही थी। हालांकि कठिनाइयों का सामना करने पर उनके पास भरोसा करने के लिए कोई और मजबूत व्यक्ति था, फिर भी वे पूर्वी आत्मा महाद्वीप के दूसरी ओर स्थित कैंगलिंग महाद्वीप के साथ हुए रक्त विरोध को कभी नहीं भूले थे। गुरुजी, अब मैं नन्हे श्वेत को अपनी बात सुना सकता हूँ। इसी समय कैजी कियाओ दूर से खुशी से दौड़कर आया। उसके पीछे एक पिल्ला जैसा सफ़ेद हिमराज सिंह शावक था। इस हिमराज सिंह शावक को लिन फैन बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि जिस वयस्क हिमराज सिंह को उसने मारा था, उसने किस तरह के क्रूर जानवर के साथ संभोग किया था। इस शावक ने एक बहुत ही अजीब एहसास दिया, उसका चेहरा बिल्कुल भी हिमराज सिंह जैसा नहीं था। शुरू में लिन फैन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन उसे अचानक पता चला कि शावक की पीठ पर छोटे छोटे सफ़ेद पंख थे, जो हिमराज सिंह के पास कभी नहीं होते थे। बुरा नहीं, लिन फैन ने कैजी कियाओ के सिर पर थपथपाया। हालांकि उसकी योग्यता थोड़ी कम थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर 2-3 दिन में वह कैजी कियाओ की योग्यता बढ़ाता था। हालांकि यह उपपेशे का कौशल शक्तिशाली था, लेकिन योग्यता में सुधार करना पहले से ही स्वर्ग विरोधी था। योग्यता जितनी ज्यादा होगी, सुधार का प्रभाव उतना ही कम होगा। हालांकि लिन फैन जल्दी में नहीं था। जब तक वह दृढ़ रहेगा, उसे विश्वास था कि कुछ ही वर्षों में उसके हाथों से एक अद्वितीय प्रतिभा का जन्म होगा। इसके बाद कैजी कियाओ ने लिटिल वाइट को लिन फैन के सामने तरह तरह के पोज देने का आदेश दिया। हिमराज सिंह शावक ने अपनी मनमोहक नम आंखों से लिन फैन को देखा, जो खड़ा था, हाथों के बल खड़ा था, जमीन पर लौट रहा था। लिन फैन हंसा, हंसते हुए। उसने सोचा कि यह छोटा जीव बड़ा होकर क्या सोचेगा, और उसे याद आया कि बचपन में वह ऐसा ही व्यवहार करता था। संत संप्रदाय का 10वां शिखर। संप्रदाय गुरु, मैं बाहर जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। लिन फैन ने बहुत देर तक सोचा। मजबूत बनने के लिए उसे इस विशाल दुनिया में खुद को पूरी तरह से डुबो देना था। संप्रदाय प्रमुख यान ने लिन फैन की ओर देखा। सच कहूं तो वह नहीं चाहता था कि लिन फैन जाए। हालांकि यह थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन एक विचार से गोली बनती है, एक संप्रदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि वह जानता था कि लिन फैन का उसके पास आकर यह कहना कि वह जाना चाहता है, सम्मान का प्रतीक था। जिस क्षण से उसने लिन फैन को नामहीन शिखर प्रदान किया, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति था। उसे कहीं जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। मेरे साथ आओ। संप्रदाय प्रमुख यान ने कुछ और नहीं कहा और सीधे मुख्य हॉल की गहराई की ओर चल पड़ा।
लिन फैंग को नहीं पता था कि संप्रदाय प्रमुख यान उसे कहाँ ले जा रहा है, और सामान्यतः शिष्यों को 10वीं चोटी पर जाने की अनुमति नहीं थी। आमतौर पर केवल संप्रदाय प्रमुख ही मुख्य हॉल में अकेले रहते थे। लिन फैन संप्रदाय प्रमुख के पीछे पीछे उनके आसपास का निरीक्षण करते हुए चला गया। मुख्य हॉल से गुजरने के बाद लिन फैन के सामने एक ऊंचा पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार प्राचीन और भव्य था, जिससे एक मनमोहक आभा फैल रही थी। द्वार पर अज्ञात सामग्रियों से बनी एक मानव आकृति उकेरी गई थी। यह आकृति नग्न खड़ी थी, आकाश और पृथ्वी तक पहुंच रही थी, और उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। बस एक नज़र में लिन फैन का हृदय जोर से कांप उठा, मानो कोई शक्तिशाली इच्छाशक्ति उसकी आत्मा की गहराई में उमड़ पड़ी हो और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रही हो। इस समय संप्रदाय प्रमुख यान आगे बढ़ा और द्वार पर हाथ रख दिया। विशाल पत्थर का दरवाज़ा पानी की तरह हल्का सा हिल रहा था, और एक पर्दे से ढका हुआ छेद, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त ऊंचा था, दिखाई दिया। मेरे साथ अंदर आओ। संप्रदाय प्रमुख यान की आकृति धीरे धीरे अंदर गायब हो गई। लिन फैन ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। लिन फैन को अब भी नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन उसे इसे देखकर ही पता चल गया था कि यह असाधारण है। संप्रदाय प्रमुख आमतौर पर 10वीं चोटी से कभी नहीं जाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमेशा इस जगह की रखवाली के लिए यहीं रहे हों? और वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या संप्रदाय प्रमुख उन्हें कुछ अच्छा देने वाले थे? जैसे ही उन्होंने उस अंधेरे पर्दे से ढके छेद में कदम रखा, लिन फैन की दृष्टि काली पड़ गई, मानो वह असीम अंधकार में गिर गए हों, लेकिन यह एहसास पल भर में गायब हो गया। जब लिन फैन ने अपनी आंखें खोलीं और आगे देखा, तो उन्होंने पाया कि संप्रदाय प्रमुख यान किसी अज्ञात बिंदु पर एक मूर्ति के सामने घुटने टेककर बुदबुदा रहे थे। इस मूर्ति का रूप बिल्कुल पत्थर के द्वार पर लगी मूर्ति जैसा ही था। लिन फैन को और भी ज्यादा डर इस बात से लगा कि मूर्ति की आंखें असली लग रही थीं, दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थीं। पहले की स्थिति को देखते हुए लिन फैन ने मूर्ति को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे संप्रदाय प्रमुख के पीछे चल पड़ा। संप्रदाय प्रमुख, यह क्या है? लिन फैन ने उलझन में धीरे से पूछा। घुटनों के बल बैठकर बुदबुदाने के बाद संप्रदाय प्रमुख यान खड़ा हो गया। ये संत संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं। पूर्वज के सामने आओ और अपने हृदय से अनुभव करो। ओह! लिन फैन संप्रदाय प्रमुख का आशय समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर संप्रदाय प्रमुख की तरह वह मूर्ति के सामने घुटने टेक बैठा। घुटने टेकने के बाद लिन फैन को कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। अगर कुछ असामान्य था तो वह यह था कि उसके सामने खड़ी ऊंची मूर्ति बहुत बड़ी थी, जिससे दमन का एहसास हो रहा था। क्या होगा अगर यह मूर्ति अचानक गिर जाए? संप्रदाय गुरु, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। लिन फैन ने सिर झुकाते हुए पूछा। मत बोलो, मूर्ति को अपने हृदय से महसूस करो। पुराने पूर्वज तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, संप्रदाय प्रमुख यान ने गंभीर भाव से कहा। फिर लिन फैन ने संप्रदाय प्रमुख की बात सुनी और समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे घुटने टेकना असहज लगा। अंततः लिन फैन पालथी मारकर बैठ गया, एक हाथ से मूर्ति को छुआ और समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। संप्रदाय प्रमुख यान ने अपने सामने के दृश्य को देखा, बोलना चाहा, लेकिन अंततः खुद को रोक लिया। संत संप्रदाय की विरासत 10,000 वर्षों से चली आ रही है। जब एक सर्वोच्च सत्ता ने जुवानहुआंग विश्व को रहस्यमय तरीके से 2 भागों में विभाजित किया था, तब संत संप्रदाय के पुराने पूर्वज ने संप्रदाय खोला और शिष्यों को स्वीकार किया। संप्रदाय प्रमुख के रूप में चुने गए शिष्यों की प्रत्येक पीढ़ी को इस मूर्ति के सामने आना, ध्यान करना और विरासत की नींव को समझना होता था। प्रत्येक नए संप्रदाय गुरु को विरासत में मिली नींव अलग अलग थी, लेकिन उनमें से अधिकांश साधना तकनीकें थीं। लिन फैन को आज यहाँ लाने का उनका उद्देश्य लिन फैन को संप्रदाय की नींव विरासत में देना था। हालांकि संत संप्रदाय का अगला संप्रदाय गुरु लिन फैन नहीं हो सकता था, फिर भी उसने लिन फैन के बारे में सब कुछ गुप्त रूप से देखा था। क्या बात है, मैं इसे सदियों से छू रहा हूँ और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। लिन फैन आंखें बंद किए हुए मन ही मन शिकायत करने लगा। क्या संप्रदाय गुरु पागल हो गया था? ये पुराना पूर्वज न जाने कब से मर चुका था, और ये तो बस एक मूर्ति थी। वह क्या देख सकता था? और इसी समय संप्रदाय नेता यान, जो मूर्ति को देख रहा था, ने अचानक अपना भाव बदल दिया। मूर्ति के चारों ओर शून्य क्षेत्र थोड़ा कंपन कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो संप्रदाय नेता यान ने पहले कभी नहीं देखा था, और संप्रदाय के अभिलेखों में भी यह अभूतपूर्व था। यह संप्रदाय प्रमुख यान के हाव भाव बदल गए, लेकिन इस स्थिति में, हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, वह बेपरवाह होकर हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस देख रहा था। लिन फैन मन ही मन शिकायत कर रहा था, लेकिन इस पल लिन फैन को अचानक लगा कि उसका शरीर हिल नहीं सकता। इसके अलावा एक अदम्य चूषण शक्ति उसकी दिव्य इंद्रिय को सोख रही थी। हे भगवान, ये तो एक त्रासदी होने वाली है। इस पल लिन फैन घबरा गया। उसकी दिव्य इंद्रिय उसकी आत्मा के समान थी।
अगर उसकी दिव्य इंद्रिय चली जाती तो क्या वह बस एक चलती फिरती लाश नहीं रह जाता। लिन फैन मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ऐसा लग रहा था कि वह केवल खुद को ही बचा सकता है। इस पल लिन फैन ने पूरी ताकत लगा दी, जोर जोर से संघर्ष किया, लेकिन चूषण और तेज होता गया। थोड़ी देर बाद लिन फैन बेहोश हो गया। ये खत्म।